आर्थर सिल्विया से बोलता है कि सिल्विया क्या तुम उन्हें वार्न करने के लिए वहां पर चली जाओगी। जो सुनकर सिल्विया बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी खोपड़ी को छोड़कर चला गया है, ये जानने के बाद भी कि डॉल्स हमें धोखा दे रहे हैं, यहाँ पर तुम्हें अनकॉन्शियस अवस्था में छोड़कर चली जाऊं। जो सुनकर आर्थर डैमिट बोलकर अपने सर के ऊपर हाथ रख लेता है। आर्थर कमांडर एल्डर के बारे में पूछता है, जिसपे डॉक्टर बोलता है कि कमांडर वेरेन के बारे में तो हम बता सकते हैं कि वो कहाँ आ जा रहे हैं, लेकिन कमांडर एल्डर के बारे में ये तो हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ आ जा रहे हैं। आर्थर अपने हाथ को उठाते हुए बोलता है कि ठीक है, क्या तुमने इसके क्यूर के बारे में कुछ सोचा। जिसपे डॉक्टर बोलते हैं हाँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो इंजरीज है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये तो तुम्हारी असिमिलेटेड बॉडी और तुम्हारी माना कोर की वजह से है कि तुम अभी यहाँ पर होश में हो। मैं तो ये भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम इतनी आसानी से बात भी करवा रहे हो, जिसके लिए आर्थर सिल्विया से थैंक यू बोलता है, क्योंकि सिल्विया ने अपने एथर से आर्थर को हील किया होता है। आर्थर डॉक्टर से ट्रीटमेंट के बारे में पूछता है, जिसपे डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारी लोअर बॉडी की इंजरी हील तो हो गई है, लेकिन वो परफेक्टली हील नहीं है। अगर जो तुम अपने बिना माना को यूज किए फिर से चलना चाहते हो तो हमें तुम्हारी हड्डियों को तोड़कर और तुम्हारी टिश्यूज को काट कर वापस से अलाइन कर उन्हें हील करना होगा। ये बात सुनकर ही आर्थर को महसूस होने लगता है कि आखिरकार इसके अंदर कितना दर्द होने वाला है। डॉक्टर बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा लंबा और बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोसेस है, इसीलिए हमें तुम्हारी कंसर्न की जरूरत थी। जिसपे आर्थर उन्हें ऑपरेशन करने के लिए परमिशन दे देता है। आर्थर बोलता है ठीक है, लेकिन तुम मेरी बहन को इस ऑपरेशन के डिटेल प्रोसेस के बारे में मत बताना। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। इसी बीच वहीं प्रभु की आंखें खुल जाती हैं। आर्थर उसे चुप रहने का इशारा करता है। डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारी हालत के न्यूज के बारे में सुनने के बाद कमांडर वेरेन तीनों रेसेस के एलीट से एलीट मेजर्स को यूज करते हुए तुम्हारी पावर को रिस्टोर करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर वहां पर अपने असिस्टेंट सल्डिया को इशारा करते हैं। सल्डिया अपने हाथों के अंदर मैजिक को एक्टिवेट करती है और आर्थर के मत्थे के ऊपर रखती है, जिसकी वजह से आर्थर वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। सिल्विया उसके बगल ही में बैठी होती है। सिल्विया बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाली। डॉक्टर वहां पर ऑपरेशन करने के लिए विंडो के कर्टन्स को ऑफ करने लगते हैं कि तभी वहां पर सिल्विया की नजर विंडो के पास से गुजर रहे किसी पर्सन के ऊपर पड़ती है। वो कोई और नहीं बल्कि टैसिया होती है। यहीं से सीन चीजों को कुछ समय बाद आर्थर पर आता है, जहाँ पर आर्थर का ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। वहीं पर आर्थर के जस्ट बगल में कोई बैठा हुआ होता है और उसके हाथ को पकड़े हुए होता है। वो टैसिया होती है। आर्थर की भी आंखें खुल जाती हैं और टैसिया को रोता देख आर्थर टैसिया से पूछता है कि आखिरकार वो रो क्यों रही है। इसमें टैसिया बोलती है कि बेवकूफ, मैं भी तो तुमसे यही चीज पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर रो रहा होता है। आर्थर को अपने पास्ट की मेमोरीज के कुछ सपने आए थे जो कि अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आर्थर के पास्ट की एक स्पेसिफिक अलग वीडियो बनाऊंगा जब इसकी जरूरत होगी। टैसिया वहां पर स्माइल करते हुए अपने आंखों के आंसू को पोंछ लेती है। आर्थर उसे स्माइल करते देख खुद स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है। टैसिया को इस तरीके से खुलकर स्माइल करता देख उसे काफी ज्यादा समय हो चुका है, शायद तब से जब से हम दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी थी। टैसिया अपने बाल को पीछे करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टैसिया के कान के पास एक इंजरी हुई होती है। आर्थर ध्यान से देखता है तो वो पाता है कि टैसिया के हाथों के ऊपर भी पट्टी हुई होती है, वो भी थोड़ी इंजर्ड होती है। आर्थर टैसिया से पूछता है कि आखिरकार उसे इतनी इंजरी कहां से मिली, जिसपे टैसिया बोलती है ओ प्लीज, इससे ज्यादा इंजरीज तो मुझे खाना पकाते वक्त हो जाती हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज्यादा चिंता में आ गई थी जब मेरे कैप्टन ने तुम्हारी हालत के बारे में मुझे बताया था। कैप्टन की बात सुनकर आर्थर थोड़ा शॉक में आ जाता है। आर्थर बोलता है क्या तुम्हें प्रमोशन मिल गया। आर्थर की बात सुनकर टैसिया थोड़ी ब्लश करने लगती है, लेकिन फिर भी वो आर्थर के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुमको इसके बारे में चिंता हो रही है, तुम्हें पता भी है कि तुम मौत के मुंह से बाहर आए हो। जिस पर आर्थर बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये जान के खुशी है कि तुम अच्छा कर रहे हो। आर्थर की ये बात सुनकर टैसिया वहां पर एक लंबी सी सांस छोड़ती है और आर्थर से टेक लगाकर वहीं पर बैठ जाती है। टैसिया बोलती है तुमसे बहस करने के लिए मेरे पास जरा सा भी ताब नहीं है, हमारे यहाँ स्ट्रेंथ को ताब बोला जाता है, इसलिए ताब। टैसिया बोलती है कि तुमने सबकी जान को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया, मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि ये वॉर तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा डेंजरस साबित होगी। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे रियलाइज होता है कि तुम भी एक ह्यूमन हो, न कि कोई इंडिस्ट्रक्टिबल वॉर मेज। जो सुनकर आर्थर बोलता है अच्छा तो तुम मुझे इस तरीके से देखती थी जैसे कि मुझे हराया नहीं जा सकता। तभी वहां पर टैसिया आर्थर का मजाक उड़ाने लगती है। जो सुनकर आर्थर बोलता है क्या तुम इस तरीके से अपने जनरल से बात करोगी। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि गेट के पास से उनकी सारी की सारी बातों को कोई सुन रहा होता है और उनकी हरकतों को देख रहा होता है। तभी वहां पर अचानक से गेट खुल जाता है, जिसकी वजह से जो लोग चुपके चुपके उन्हें देख रहे थे और उनकी बातों को सुन रहे थे वो आकर जमीन पर गिरते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि टैसिया की फैमिली, आर्थर की बहन और कमांडर एल्डर होते हैं। उन लोगों को वहां पर उनकी बातों को सुनता देख टैसिया वहां पर पूरी तरीके से लाल पड़ गई थी। टैसिया के फादर वहां पर उठते हुए बोलते हैं कि हम यहाँ पर केवल तुम्हारी हेल्थ को चेक करने के लिए आए थे, देखने से लग रहा है कि तुम अच्छी खासी कंडीशन में हो, तुम लोग अपना जारी रखो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी वहां पर कमांडर वेन उठते हुए अपने कपड़ों को झाड़ते हुए बोलते हैं कि सालों धोखेबाजो, ये सालों तुम ही लोगों का प्लान था, मुझे यहाँ पर धोखा देके तुम लोग यहाँ से जा रहे हो। कमांडर वेरेन बोलते हैं बच्चे मुझे सारी की सारी रिपोर्ट्स को डिटेल में सुनना है, लेकिन यहाँ पर कोई है जो हमसे पहले से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा है। पर हमें एले को दिखाया जाता है। आर्थर वहां पर एले को बुलाता है अपने पास में। एले वहां पर आर्थर के पास आते साथ ही आर्थर को गले लगाकर रोने लगती है। एले बोलती है जिस हालत में तुम यहाँ पर आए थे देखने से लग रहा था कि तुम मर गए, अगर जो तुम सच में इसी तरीके से मर गए तो क्या होगा। जो सुनकर आर्थर बोलता है कि अगर जो मैं मर गया तो मैं भूत बनकर तुम्हारे ही आसपास मंडराऊंगा और कोई भी लड़का जो तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश करेगा उसे मैं डरा कर भगा दूंगा। जो सुनकर एले वहां पर मुंह फैला लेती है। आर्थर वहां पर अपने कंबल को अपने ऊपर से हटाते हुए एले से बोलता है एले क्या तुम मुझे थोड़ा समय दोगी, मैं तुमसे भी बाद में आकर मिलता हूँ। आर्थर की यह बात सुनकर एले बू को लेकर वहां से चली जाती है।
जाती है। तभी वहाँ पर लॉर्ड एल्डर आदर से बोलते हैं कि बच्चे, भगवान का शुक्र मनाओ कि इतनी सारी इंजरी मिलने के बाद भी तुम इस हालत में यहाँ पर रिकवर हो चुके हो। कॉन्टिनेंट के सबसे एक्सपीरियंस मेडिक्स और सिल्विया के एथर आर्ट्स के बाद भी एक पूरा का पूरा हीलिंग एलेक्सिर लग गया तुम्हें हील करने के लिए। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास पहले से ही हीलिंग एलेक्सिर था जो तुम्हें विंडसम ने सालों पहले दिया था। जो सुनकर आदर बोलता है, क्या बात कर रहे हो, क्या तुम दोनों लोग मुझे दूसरा एलेक्सिर नहीं दे पाते? इस पर लॉर्ड एल्डर बोलते हैं, सिंस वॉर चालू हो चुकी है पहले से ही, अगर जो हम तुम्हें वो हीलिंग पल देते इसका मतलब हमारा अलास्ट्रा के साथ उस ट्रीटी को तोड़ना होता जो असुरास और वाइत्रास के बीच में हुई थी। तो वहाँ पर वर्ण अपने हाथों के अंदर आर्थर की टूटी हुई स्वॉर्ड को समन करते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी ही स्वॉर्ड को वापस ला पाया, तुम्हारी इतनी ही शॉट को मैं उस रिटायर की बॉडी से सही सलामत निकाल पाया हूँ। ये शॉट तुमको सही सलामत हालत में दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही। लेकिन फिर भी आर्थर डिसअपॉइंट नहीं होता। आर्थर बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा थैंक यू। ये सबसे ज्यादा बढ़िया टाइम है जहाँ पर मुझे एक नए वेपन की जरूरत है। ये बोलते हुए आर्थर अपने हाथ की तरफ देखने लगता है जहाँ पर वर्ण ने आर्थर के हाथ के अंदर एक आर्टिफैक्ट को घुसाया था। आर्थर बोलता है कि इससे पहले कि मैं सारी की सारी चीजों को बताना चालू करूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार डॉर्स के लेंस माइकर और ओलिफिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या वो तुम हो या फिर राधेश है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है? यहीं से सीन चीजों को थोड़ी देर बाद पर आता है जहां पर आर्थर ने पूरी तरीके से ग्रैंडपा वर्ण और लॉर्ड एल्डर से बात कर ली होती है। आर्थर वहां पर अपने बेड से उठते हुए मिरर की तरफ जाता है और वहां पर जाकर अपनी पट्टियों को खोलना चालू कर देता है। मिरर के अंदर अपनी हील हुई इंजरीज को देखते हुए आर्थर बोलता है कि मेरी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है। जिसमें सिल्विया बोलती है कि तुम्हारी हालत तो इससे भी ज्यादा बुरी होने वाली थी। जिसमें आर्थर बोलता है कि सिल्विया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इस बात को एले और मेरे पेरेंट्स मानेंगे। यहीं से सीन चेंज होता है और वहीं पर हमें दिखा जाता है कि आर्थर अपने रूम से बाहर आ गया था। राउंड में आर्थर देखता है कि वहां पर एले और बू बैठे हुए होते हैं। आर्थर वहां पर एले के पास जाकर बैठ जाता है। एले बोलती है, तुम्हें पता है आर्थर, कितने लोग मुझे कहते हैं कि मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, और तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो मुझसे जलते हैं वो एक्चुअली में तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट रह चुके हो और अब एक लेंस हो। तुम्हें पता है आर्थर कि मैंने तुम्हें एक चीज के बारे में कभी नहीं बताया। एक समय था जब मैं तुमसे नफरत करती थी। मुझे लगता था कि ये सब तुम्हारी गलती है जिसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी है। मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह अपने क्लास के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं बिता सकती। मुझे ये भी लगता था कि तुम्हारी वजह से मॉम और डैड वॉर पर गए हैं। ये सारी की सारी बातें आर्थर एले के पास बैठकर वहीं पर मायूस होकर सुन रहा था। तभी एले बोलती है, लेकिन आर्थर तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा फनी चीज क्या है कि मैं तुमको अब तक इस चीज के लिए ब्लेम करते हुए आ रही हूँ जबकि तुम्हारी लाइफ तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। तुम्हारे साथ मेरी जितनी भी यादें हैं उनके अंदर अधिकतर तुम घायल होकर घर वापस आ रहे हो और स्टोरी में पता चलता है कि तुमने किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर के साथ फाइट की है। जब भी हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम हमारे पास नहीं थे। ऐसा लगता था कि तुम हमारे पेरेंट्स और मेरी चिंता ही नहीं करते, पर मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि जिस मुकाम पे तुम हो उसके लिए तुमने बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। बोलते हुए एले रो रही होती है। एले बोलती है, इतनी छोटी सी उम्र में तुम हमारे पेरेंट्स से दूर हो गए जबकि मैं तो उनके पास ही में थी। मुझे तो उनके साथ में बड़े होने का मौका मिला लेकिन तुम्हें नहीं। एले को इतना ज्यादा इमोशनल होता देख आर्थर उसे कंसोल करने के लिए उसके सर के ऊपर हाथ रखने लगता है, लेकिन तभी एले वहां पर एकदम से उठ जाती है। एले बोलती है, लेकिन अब मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी छाती को मजबूत कर लिया है। अपनी विल पावर की बात कर रही है वो सालों गलीचो, इसके अलावा तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ नहीं चलता। ये बोलते साथी एले वहां से उठते हुए पेड़ की तरफ चली जाती है। आर्थर एले को बुलाता भी है। तभी वहां पर एले अपने पेट से एरो निकालते हुए बोलती है कि आर्थर, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो सुनकर आर्थर स्माइल करते हुए बोलता है, क्यों नहीं। एले वहां पर अपने उसी तीर को अपने बो के ऊपर लगाती है और शूट करती है और उसका निशाना परफेक्टली जाकर उसके टारगेट के ऊपर लगता है। ये देखकर आर्थर वहां पर क्लैप करने लगता है। आर्थर वहां पर कुछ बोलने ही लगता है कि तभी वहां पर एले आर्थर को रोक देती है। एले वहां पर खड़े होकर कुछ स्पेल्स को पढ़ने लगती है जिसके साथ ही अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचती है। एले वहां पर जैसे ही अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचती है अचानक से मैजिक से बना हुआ एक एरो आ जाता है। एले वहां पर उस एरो को शूट करती है जो बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में वो एरो डिसअपीयर हो जाता है, मतलब रास्ते में ही गायब हो जाता है। लेकिन आर्थर इतने से ही बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। आर्थर अपनी जगह से उठते हुए बोलता है, तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन एले वहां पर मायूस हो जाती है। एले बोलती है कि मैं फेल हो गई, लेकिन कुछ दिन पहले मेरा एरो उस टारगेट तक पहुंचा था। जिसमें आर्थर बोलता है, एले तुम क्या बात कर रही हो, तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। तुम केवल 12 साल की हो लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा टफ स्किल को मास्टर कर लिया। तुम्हारी उम्र के बच्चे तो सही से माना को कंजर्व कर उसे फायर भी नहीं कर पाते। तभी पीछे से आवाज आती है, एले अगर जो तुम्हारे भाई को ये चीज इंप्रेस कर गई इसका मतलब तुम्हारी की सारी ट्रेनिंग पेड ऑफ हो गई। हमें दिखाया जाता है वो हेलन होती है। हेलन बोलती है, तुम्हें पता है यार, जब एमिली को पता चला कि तुम्हारे पास बहन भी है तो वो उसे गिफ्ट देना चाहती थी, जिसके लिए मैंने उसे सजेस्ट किया था कि वो उसे बो दे, मतलब कि गिफ्ट में वो उसे एक धनुष दे। आर्थर बोलता है कि कौन सा गिफ्ट। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एमिली भी होती है। तभी वहां पर एले अपने हाथों के अंदर माना को एक्युमुलेट करना चालू कर देती है। एमिली बताती है कि एले के पास एक बहुत ही ज्यादा रेयर स्किल है, वो अपने प्योर माना को कंडेंस कर एक स्फीयर में बदल सकती है। इसमें आर्थर बोलता है, हाँ देखने से तो यही लग रहा है। तभी आर्थर बोलता है, बाकी सब तो ठीक ठाक, लेकिन आखिरकार तुम लोग इतना ड्रेसअप होकर कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनकर हेलन कंफ्यूज होते हुए आर्थर से पूछती है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि कासल के अंदर एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें आर्थर बोलता है, पार्टी आखिर किस चीज के लिए। हेलन बोलती है, अपेरेंटली एक रिटायनर को मारा गया है, इसीलिए इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया है।
जो सुनकर आर्थर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आर्थर सिल्विया से बोलता है क्या इन लोगों को सच में नहीं पता कि उस रिटर्नर को किसने मारा है, और वहीं पर हमें पीछे दिखाया जाता है कि वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार उस रिटर्नर को किसने मारा होगा। सिल्विया उन लोगों को इसके बारे में बात करते देख बोलती है कि देखने से तो यही लग रहा है। आर्थर बोलता है कि लगता है वेरन को पार्टीज बहुत ही ज्यादा पसंद है, लगता है मुझे भी अपने लिए एक अच्छा सा सूट ढूंढना पड़ेगा। आर्थर ने ये बोला ही होता है कि तभी आर्थर की नजर उसके मेट के ऊपर पड़ती है, जिन्होंने पहले से ही आर्थर के कपड़ों को तैयार कर रखा होता है। आर्थर का यह देखकर मुंह बन जाता है, क्योंकि इस बार भी वो लोग उसे कुछ अटपटा सा पहनाएंगे। यही से सीन जो टेसिया के ऊपर आता है, जहाँ पर उसकी मदर उसको पार्टी के लिए तैयार कर रही होती है। टेसिया का पूरी तरीके से मेकअप करने के बाद टेसिया की मदर बोलती है वो तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हो। वहीं पर हमें टेसिया का लुक दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। टेसिया की मदर टेसिया को गले लगाती है। टेसिया की मदर टेसिया से बोलते हैं कि जाओ टेसिया पार्टी में जाओ और अपनी ब्यूटी से लोगों की जॉ ड्रॉप करा दो। यही सीन जो कैरियर डार्वस और स्टैंडर्ड के ऊपर आता है, जो किसी को देखकर मेस्मराइज हो गए थे। हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं टेसिया होती है। वो सभी के सभी टेसिया की बहुत सारी तारीफ करते हैं, जिसपे टेसिया बोलती है थैंक यू, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल है। जिसपे स्टैंडर्ड बोलता है एट लास्ट तुम मेरी तरह नहीं दिख रही। इसी तरीके से वो सभी के सभी लोग एक दूसरे के साथ बात करते हुए हॉल में चल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टेसिया कैरियर से बोलती है कि कैरियर तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हो, क्या तुम भी नॉबल लड़की को फंसाने के चक्कर में हो? जिसपे कैरियर उसे साफ साफ मना कर देती है। कैरियर बोलती है कि मुझे नॉबल्स के चक्कर में नहीं पड़ना। तभी वहाँ पर टेसिया बोलती है अच्छा अगर जो ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग वॉर के खत्म होने के बाद स्टैंडर्ड के लिए किसी लड़की को ढूंढ दे। तो सुनकर स्टैंडर्ड बोलता है कि भैया तुम लोग देवियां हो, मैं हमेशा से इसके लिए तैयार हूँ। दोनों की ये बात सुनकर तभी वहाँ पर डार्वस आ जाता है। डार्वस बोलता है कि तुमने इसका तो बना दिया, लेकिन मेरा क्या? अभी तो तुम्हारा दोस्त, मेरे बारे में तो सोचो। इसी तरीके से वो लोग बात करते करते बैंक्वेट हॉल की सीढ़ियां तक आ गए थे। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते चढ़ते वो लोग हॉल पर आ जाते हैं। स्टैंडर्ड बोलता है कि ये भी सारी नोबल पार्टीज की तरह एक लेम सी पार्टी होगी, लेकिन जब वो अपने सामने का नजारा देखता है जहाँ पर पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अंदर आते साथ ही टेसिया डेकोरेशन को देखते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा पूरी तरीके से ऑल आउट गए हैं, बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी है। इस वक्त वो जरूर आर्थर के साथ होंगे। टेसिया को इधर उधर देखता देख कैरिया उसे कोनी मारते हुए बोलती है क्या तुम अपने लवर को ढूंढ रही हो? ये सुनकर टेसिया बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। टेसिया बोलती है कि वो मेरा कोई लवर नहीं है। टेसिया बोलते हैं कि आर्थर इंजर्ड है, इसलिए वो रेस्ट कर रहा है। जो सुनकर डार्वस हंसते हुए बोलता है कि मिस्टर लेंस को चोट लग गई। देखा, मैंने बोला था कि वो जितना स्ट्रॉन्ग उसे बताया जाता है वो उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। डार्वस की ये बात सुनकर स्टैंडर्ड डार्वस को कोनी मारते हुए बोलता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन इसी कमजोर लड़के ने तुम्हारे चूतड़ों को बजाया था, क्या तुम्हें ध्यान नहीं है इसके बारे में? स्टैंडर्ड की ये बात सुनते साथ ही डार्वस तुरंत ही स्टैंडर्ड को कोनी मारते हुए उसे चुप कराने लगता है। टेसिया और कैरिया उसे अनाय होकर देख रही होती है। तभी वहाँ पर डार्वस कैरिया के हाथ को पकड़कर खींचते हुए अपने फैमिली से मिलाने के लिए जाने लगता है। पीछे से टेसिया भी उसे स्माइल करते हुए देख रही होती है कि तभी स्टैंडर्ड की नजर किसी के ऊपर पड़ती है। वो एमिली होती है। एमिली वहाँ पर आकर दोनों को ग्रीट करती है। एमिली और टेसिया एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्टैंडर्ड की नजर किसी के ऊपर पड़ती है। वो प्रोफेसर गाइडन होते हैं, जो असल में मेरा वाला काम कर रहे होते हैं। पार्टी के अंदर सब कुछ खा जाओ, रिश्तेदारों के लिए कुछ न बचाओ, साले चाट खाकर पेट भर लेंगे। तभी वहाँ पर पीछे से एमिली आती है और प्रोफेसर गाइडन को जोरों से डांट लगाती है। टेसिया को वहाँ पर देखकर प्रोफेसर गाइडन तुरंत ही टेसिया को और सभी लोगों को वहाँ पर ग्रीट करते हैं। एमिली बोलती है कि लाइटिंग के अंदर आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? इसी तरीके से वो मास्टर और डिसाइपल एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं। तभी टेसिया की नजर किसी के ऊपर पड़ती है। हमें दिखाया जाता है कि वो क्लियर होती है। क्लियर को वहाँ पर देखते साथ ही टेसिया क्लियर के पास आ जाती है और दोनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इसी बीच वहाँ पर कर्टिस और कथालिन भी आ जाते हैं। कथालिन जैसे ही कैरिया को देखती है, दौड़ते हुए जाकर कर्टिस को गले लगा लेती है। कथालिन बोलती है कि कर्टिस मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। तभी वहाँ पर कर्टिस आ जाता है। कर्टिस वहाँ पर आते हुए बोलता है तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे लिए कितने ज्यादा चिंता में आ गए थे। खैर तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। लेकिन क्लियर वहाँ पर कुछ बोल नहीं रही होती है। तभी वहाँ पर क्लियर अपने अंकल से बोलती है कि अंकल मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं अपने दोस्तों से थोड़ी बात करना चाहती हूँ। ये बोलते साथ ही वो सारे के सारे बैंक्वेट हॉल को छोड़ते हुए बालकनी में आ जाते हैं। बालकनी में आकर सभी के सभी एक दूसरे से वहाँ पर बात करने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं और वो आगे क्या करने वाले हैं। क्लियर बोलती है कि मुझे तुम लोगों से बहुत ज्यादा जलन हो रही है कि तुम पहले से कितने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। क्लियर को इस तरीके से बात करता देख कथालिन क्लियर से पूछती है कि क्या वो कहीं इंजर्ड है, क्या उसकी जीरस एकेडमी के अंदर जो उसे इंजरी मिली थी क्या वो अभी भी हील नहीं हुई? इसमें क्लियर बोलती है नहीं, मोस्ट ऑफ द इंजरी मेरी सारी की सारी हील हो गई। इस पर कर्टिस बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अब तुम वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हो। वैसे भी हमें अपने साइड में मेजर्स की जरूरत है। जो सुनकर क्लियर बोलती है मैं वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। क्लियर वहाँ पर अपनी पीठ को खोलते हुए उन्हें अपनी पीठ का घाव दिखाते हुए बोलती है फिजिकली मेरे सारे के सारे घाव हील हो चुके हैं, लेकिन मेरा माना कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से अब मैं अपने माना को यूज नहीं कर सकती। ये सुनकर वो सभी के सभी वहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। क्लियर बोलती है लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं जहाँ पर मदद कर पाऊंगी मैं वहाँ पर मदद करूंगी। मैंने सोचा है कि मैं ब्लेड हर्ट साउंड इंस्टीट्यूट के अंदर नए सोल्जर्स को ट्रेनिंग दूंगी, इस तरीके से मैं इस वॉर के अंदर अपना भी योगदान दे पाऊंगी। यहाँ पर कथालिन आगे बढ़ते हुए क्लियर को कंसोल करते हुए बोलती है। कथालिन बोलती है कि इतने बड़े ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के बाद आगे बढ़ना ये कोई छोटी बात
नहीं है, तुम्हारे माना कोर या फिर तुम्हारे माना कोर के कलर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अभी भी हमारे दिल में उतनी जगह रखती हो जितना पहले रखती थी। कैथालिन की ये बात सुनकर क्लेयर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहीं पर रोने लगती है। क्लेयर बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे इस तरीके से रोता देख तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। ऐसे बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कर्टिस उसे अपना हैंकरचिफ देता है आंसू पोंछने के लिए। क्लेयर वहां पर अपने आंसू को पोंछती है। उसके बाद वो बोलती है मेरी तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, तुम लोग प्लीज आर्थर को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही रहेगा कि आर्थर के साथ में खड़े होकर मैं इस वॉर के अंदर उसके साथ में फाइट नहीं कर पाई। जिसपे कर्टिस बोलता है कि ऑफ कोर्स, वैसे भी हम लोग उससे बेयरली मिलते हैं। टेसिया बोलती है कि आर्थर पहले ही जैसा है, बस हाइट में थोड़ा लंबा हो चुका है। टेसिया की ये बात सुनकर कर्टिस टेसिया को चिढ़ाते हुए बोलता है ऑफ कोर्स, तुम उसकी ग्रोथ को नोटिस नहीं करोगी तो आखिरकार कौन करेगा। कर्टिस की आवाज सुनकर टेसिया शर्मा जाती है। टेसिया बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। तभी पीछे से क्लेयर कैथालिन से बोलती है कि कैथालिन, प्यार के अंदर तुम टेसिया की सबसे बड़ी राइवल हो, लेकिन शर्म की बात यह है कि तुम अपनी फीलिंग्स को एडमिट ही नहीं कर रही। क्लेयर की यह बात सुनकर कर्टिस पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। कर्टिस कैथालिन के कंधे को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम किसकी लव राइवल हो और आखिरकार किसके लिए, क्या ये आर्थर है। कैथालिन बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आर्थर प्रिंसेस टेसिया के साथ ज्यादा सूट करता है। जो सुनकर क्लेयर बोलती है चलो भी, तुम इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकती। लेकिन कर्टिस रोते हुए बोलता है कि नहीं तुम गिव अप कर दो। टेसिया उसे देखते हुए अपने मन के अंदर बोलती है कि आर्थर को सच में कैथालिन जैसी एक क्यूट लड़की पसंद है। वो सभी लोग वहाँ पर ऐसे ही बात कर रहे होता है कि तभी वहाँ पर क्लेयर को कुछ महसूस होता है। क्लेयर के पीछे से कोई आ रहा होता है। हमें दिखा जाता है कि वो कोई नहीं बल्कि वारिया होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही होती है। ऐसे होते हैं हमारे, बाकी सब तो बोलने के लिए हैं। वहाँ पर आते साथ ही वारिया कर्टिस, कैथालिन और टेसिया को ग्रीट करती है। वारिया बोलती है कि आज रात में आप तीनों लोगों को स्कॉट करूंगी, अगर जो मिस बेलहर्ट भी इसे ज्वाइन करना चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोलकर वारिया वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर टेसिया की नजर क्लेयर के ऊपर पड़ती है। क्लेयर कांप रही होती है। टेसिया क्लेयर से पूछती है क्या वो ठीक है। इस पे क्लेयर बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वो मैं माना को यूज नहीं कर सकती, इसी वजह से जनरल वारिया के बॉडी से जो ऑरा निकल रहा था उसकी वजह से मैं सप्रेस हो गई थी, या फिर ये कह दो कि एक सेकंड के लिए मैं पैरालाइज हो गई थी। इनसे सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद आता है। वो सारे के सारे लोग वारिया के साथ बैंक्वेट हॉल के अंदर आ गए थे, मेन वाले, जहाँ पर ग्रैंडपा वेरन अपनी स्पीच को दे रहे होते हैं। ग्रैंडपा वेरन बोलते हैं समय निकाल कर यहाँ पर आने के लिए और हमारा इंतजार करने के लिए आप लोगों का बहुत ही बहुत शुक्रिया। मुश्किल के इस वक्त पर सबसे ज्यादा हमें जरूरत है तो वो है एक पॉजिटिव न्यूज, इसलिए आप लोग मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आप लोगों के सामने इस वॉर के अंदर हमारी जीत की तरफ एक और कदम को पेश करूं। ये बोलते हुए ग्रैंडपा वेरन अपने पीछे का पर्दा हटा देते हैं। पर्दा हटते साथ ही सारे के सारे लोग जब सामने देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो वही रिटाइनर की बॉडी होती है जिसे आर्थर ने खत्म कर आइस के अंदर जमा दिया था। उस रिटाइनर को आइस के अंदर जमा देख टेसिया के साथ सभी लोगों को लगता है कि उसे वारिया ने खत्म किया है। टेसिया वारिया की तरफ देखती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देखते ही साथ ही टेसिया को पता चल जाता है कि ये वारिया ने नहीं किया, क्योंकि इसे देखकर वारिया खुद ही बहुत ही ज्यादा हैरान है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा वेरन उस पर्सन को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं जिस पर्सन ने इस रिटाइनर को खत्म किया होता है। एक सर्वेंट पर्दा हटाता है और उसके अंदर से आर्थर बाहर आता है। आर्थर चलते हुए आकर उस रिटाइनर की बॉडी के पास खड़ा हो जाता है और ये जानकर कि आर्थर ने इस रिटाइनर को खत्म किया है, टेसिया के साथ साथ सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आर्थर वहाँ पर बोलना चालू करता है। आर्थर बोलता है देखा जाए तो मैं इस रिटाइनर की बॉडी को एज अ ट्रॉफी के रूप में यूज करने के लिए हित में नहीं था, लेकिन सभी के सभी लोगों की इस चीज के ऊपर अटेंशन और एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा ही थी। यहाँ पर जितने भी लॉबल लोग खड़े हैं उन लोगों को पता ही होगा कि आखिरकार उनके लोग कितने ज्यादा इम्पेशेंट है इस वॉर के बारे में जानने के लिए। लेकिन अब तक वॉर के रिलेटेड आप लोगों को केवल अजम्पशंस और थ्योरीज दी गई हैं, जो सुनकर वहाँ के नॉबल्स बात करते हुए बोलते हैं कि हाँ क्योंकि हमारे लीडर्स यही दे रहे हैं तो हम कर भी कह सकते हैं। तभी आर्थर बोलता है कि बाहर जो लेंस फाइट कर रहे हैं वो मुझसे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम सोच ही सकते हो कि जब मेरे जैसा एक लेंस जो अभी जल्दी अपॉइंट हुआ है, जिसकी पावर सारे लेंसेज के अंदर सबसे ज्यादा वीक है, उसने एक रिटाइनर को हरा दिया जिसे अलास्ट्रिया का पावर हाउस बोला जाता है। आर्थर बोलता है कि इस सो कॉल्ड अलास्ट्रिया के पावर हाउस को हराने में मुझे कोई इंजरी भी नहीं हुई, बाकी का तुम सोच ही सकते हो कि आखिरकार हमारे लोग कितने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये न्यूज हमारी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है जिसे आप लोग घर लेकर जाओगे। टेसिया भी कंफ्यूज होकर आर्थर को देख रही होती है। टेसिया अपने मन के अंदर बोलती है कि आखिरकार आर्थर इतनी फ्रीली मूव कैसे कर पा रहा है। ये कुछ ही दिन पहले की बात है कि आर्थर बहुत ज्यादा इंजर्ड था और बेड के ऊपर से भी नहीं उठ पा रहा था। तभी वहाँ पर आर्थर सभी लोगों को उस रिटाइनर की बॉडी को पास से ऑब्जर्व करने की परमिशन दे देता है। सभी लोग उस रिटाइनर की बॉडी को पास से ऑब्जर्व करने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। टेसिया उस रिटाइनर की बॉडी को देखते हुए अपने मन के अंदर बोलती है कि ध्यान से देखने पर ये थोड़ी थोड़ी ह्यूमंस के जैसे लग रही है। तभी वहाँ पर टेसिया की नजर आर्थर के ऊपर पड़ती है जो कमांडर वेरन के साथ कहीं जा रहा होता है। ग्रैंडपा वेरन और आर्थर उस बैंक्वेट हॉल को छोड़कर एक रूम के अंदर आ गए थे। ग्रैंडपा वेरन जैसे ही वहाँ पर गेट को बंद करते हैं, आर्थर एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए बोलता है ये कपड़े बहुत ही ज्यादा इची हैं। ग्रैंडपा वेरन बोलते हैं कि बच्चे तुम अपने आप को ज्यादा पुश मत करो। जो सुनकर आर्थर बोलता है कि अच्छा अगर जो ऐसी बात है तुम्हें मेरी इतनी चिंता है तो अपनी स्पीचेस को मेरे ऊपर थोपना बंद करो। अगर जो ये नहीं भी कर पा रहे हो तो कम से कम मुझे इसके बारे में पहले तो बता दिया करो। वहीं पर हमें दिखा जाता है कि उनके जस्ट सामने प्रोफेसर गार्डन एक क्रिस्टल लेकर बैठे हुए होते हैं। आर्थर बोलता है कि होपफुली जो हमें चाहिए था वो रिकॉर्ड हो गया हो। गार्डन रिकॉर्डिंग कैसी जा रही है, जिसपे गार्डन बोलता है थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, तुम बहुत ही ज्यादा जीनियस हो, ये तुम्हारे मुंह से मैंने कभी सुना ही नहीं, झूठी सही कभी तो तुम मेरी तारीफ कर दिया करो। तभी वहाँ पर प्रोफेसर गार्डन रिकॉर्डिंग को चालू कर देते हैं जिसके अंदर राधेश होता है। ये लोग यहाँ पर चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके बोलते हैं, इसलिए मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में और आसानी से समझा देता हूँ। बेसिकली इस बैंक्वेट को रखने का इन्हीं लोगों का प्लान था जिससे ये लोग अपने शक को कंफर्म कर पाए कि राधेश अलास्ट्रिया के साथ मिला हुआ है, जो कि काफी हद तक पूरा भी हो गया था। राधेश ये जानने के बाद कि आर्थर वो था जिसने एक रिटाइनर को
खत्म किया है। ना कि सबसे पावरफुल लेंस ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि ये जानने के बाद वो कुछ ज्यादा खुश नहीं है। प्रोफेसर गार्डन भी यही बोलते हैं कि देखने से तो ये मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा। जिसमें आर्थर बोलता है हाँ, लेकिन इस चीज से ये साबित नहीं होता कि राधेश एक्टिवली अलास्टियंस के साथ मिला हुआ है, लेकिन इस तरीके से ये तो साबित हो चुका है कि हमारा शक बिल्कुल ही सही था। ये बोलते हुए आर्थर उठकर गेट को खोल देता है। जाकर गेट के पीछे से टेसिया कान लगाकर उन सब की सारी बातें सुन रही होती है। टेसिया ये देख करके आर्थर ने उसे पकड़ लिया, वो हाथ हिलाते हुए बोलती है कि सरप्राइज। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है कि आखिरकार इसने हमारी बातों को कितना सुन लिया। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद बैंक्वेट हॉल पर आता है। टेसिया एक केक को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ती है उसे खाने के लिए। आर्थर और टेसिया भी उस रूम से बाहर निकलकर बैंक्वेट हॉल में आ गए थे। आर्थर वहां से चलते चलते जा ही रहा होता है कि तभी एक गंजेड़ी आदमी आर्थर के कंधे से आकर टकरा जाता है। आर्थर के घाव अभी भी हरे थे। उस पर्सन के आर्थर से टकराने की वजह से आर्थर को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है कि इतना टाइम काफी था मेरा सोशलाइज होने के लिए, मुझे जैसा ही मौका मिला था मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए था। आर्थर वहीं पर अपने मन के अंदर बात ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर टेसिया आर्थर के हाथ को पकड़ लेती है। असल में वो आर्थर के हाथ के अंदर में अपने हाथ को डाल देती है। टेसिया का ये गेस्चर देखकर आर्थर हैरान होकर टेसिया की तरफ देखने लगता है। टेसिया बोलती है कि मैं ये चीज नॉबल्स को अवॉइड करने के लिए कर रही हूँ। अगर जो मैं ना करूँ तो ये नॉबल्स आकर मुझे ड्रिंक करने के लिए और डांस करने के लिए पूछेंगे, और तो और इसकी वजह से कोई भी नॉबल लेडी तुम्हारे तरफ देखते हुए स्माइल कर बात नहीं करेगी। जैसे ही हम लोग इस रूम का एक राउंड लगा लेंगे वैसे ही हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। इसके साथ ही टेसिया आर्थर को लेकर पूरे के पूरे रूम में चक्कर लगाना चालू कर देती है और आर्थर को वहाँ के नॉबल से इंट्रोड्यूस करना चालू कर देती है। टेसिया को देखते हुए आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है कि टेसिया को इस वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे में मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसे अच्छी तरीके से पता है कि आखिरकार कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं, और तो और इसे उनकी पर्सनालिटी को भी हैंडल करना बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आता है। आर्थर बोलता है कि मैंने अपने पिछले जन्म के अंदर पॉलिटिक्स को बहुत ही ज्यादा झेला है, लेकिन इस तरीके की पार्टीज के अंदर मैं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फिगर का काम करता था। किसी को ऑफेंड करने के बारे में मुझे चिंता नहीं थी क्योंकि मैं खुद ही एक किंग था, लेकिन ऐसा मैं यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि मैं केवल एक जनरल हूँ। मुझे किसी भी नॉवल से ध्यान से बात करनी होगी। शुक्र है टेसिया मेरे साथ में है, इसकी वजह से ये चीज और भी ज्यादा आसान हो गई। चलते चलते आर्थर वहाँ पर एक जगह से निकलता है जहाँ पर दो लड़की स्माइल करते हुए आर्थर की तरफ हाथ को हिलाती है। आर्थर भी उनकी तरफ देख कर स्माइल करता है। ये देख कर टेसिया गुस्से में आ जाती है, वो आर्थर के हाथ को पकड़कर खींचना चालू कर देती है। आर्थर बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं फिर से नहीं करूंगा। आर्थर बैंक्वेट हॉल से जा ही रहा होता है कि तभी आर्थर की नजर अपनी बहन एले के ऊपर पड़ती है जो हाथ हिलाते हुए उसे बुला रही होती है। टेसिया और आर्थर भी उसकी तरफ स्माइल करते हुए अपने हाथ को हिलाते हैं। तभी वहाँ पर आर्थर नोटिस करता है कि कुछ लड़के एले को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थर तुरंत ही वहाँ पर बू की तरफ देख कर घूरता है, बदले में बू भी आर्थर की तरफ घूर कर देखता है। दोनों लोग टेलीपैथी में कुछ बात करते हैं। टेसिया उसे देखते हुए बोलती है आर्थर तुमने अभी क्या किया, जिसपे आर्थर बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने एले के बॉन्ड को कुछ मैसेज भेजे हैं। टेसिया बोलती है अपने आंखों के जरिए, क्या उसे समझ में भी आ गया होगा, जिसपे आर्थर बोलता है कि उसे अच्छी तरीके से पता है कि उसे क्या करना है। तभी वहाँ पर टेसिया के हाथ को पकड़ खींचते हुए बाहर ले जाते हुए बोलती है कि टेसिया बोलती है कि चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, मुझे लगता है कि नोबल के साथ में रह रहकर तुम भी बहुत ही ज्यादा अजीब होते जा रहे हो। वहीं पर हमें उन्हीं दो बंदों को दिखाया जाता है जो एलो को अप्रोच करने के लिए गए थे। वो डरते हुए वहाँ से भाग रहे थे। ऑफ कोर्स ये किसी और ने नहीं, बूही ने किया था। टेसिया आर्थर को उस बैंक्वेट हॉल से निकालकर बालकनी में लेकर आ जाती है। टेसिया वहाँ पर बालकनी से नीचे झांकते हुए बोलती है ऐसी रात के अंदर ऐसी ही शांति मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ऐसे बोलती है आर्थर ये रात कितनी ज्यादा प्यारी है, लेकिन क्या तुम्हें भरोसा हो रहा है कि वहाँ पर नीचे वॉर चालू है। जब भी यहाँ पर आकर देखती हूँ तो इन बादलों को समुद्र के जैसे पाती हूँ। लगता है कि मैं बोट के ऊपर सवार होकर इसके ऊपर तैर रही हूँ। सुनने में ये बहुत ही ज्यादा बचकाना लगता होगा, है ना। आर्थर बोलता है कि टेसिया कभी कभी तुम्हें बचकाना होना भी चाहिए। तुम्हारे कंधों पे तुम्हारी यूनिट के साथ साथ तुम्हारे लोगों की जिंदगी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो, इतना सारा बोझ लेकर अपने कंधों पे चढ़ना कोई आम बात नहीं है। आर्थर की बात सुनकर टेसिया बोलती है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम इससे पहले ये सब कर चुके हो। मेरा मतलब देखा जाए तो तुम टेक्निकली एक जनरल हो, लेकिन लेंसेज को सोल्जर्स को लीड नहीं करना पड़ता। इसमें आर्थर बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेंसेज की ड्यूटी ये होती है कि वो सिंगल हैंडेडली अकेले ही अपने अपोनेंट को ओवर पावर करें। आर्थर की बात सुनकर टेसिया बोलती है कि आर्थर तुम एक खुली किताब के जैसे हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं। क्या तुम मुझसे कोई सीक्रेट छुपा रहे हो। ये बोलते हुए टेसिया आर्थर के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। आर्थर उसे कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि सीक्रेट आखिरकार किस तरीके का सीक्रेट। टेसिया आर्थर को गिनाते हुए बोलती है कि तुम हर एक चीज के अंदर एक्सपर्ट हो, मैजिक, फाइटिंग, आर्टिफैक्ट, स्पीचेस, तुम हर एक चीज के अंदर एक्सपर्ट हो, इवन कि तुमने मिलिट्री स्ट्रेटेजी को भी नहीं छोड़ा। टेसिया की बात सुनकर आर्थर स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि तुमको क्या पता, इन सब चीजों को सीखने में मेरा पूरा पिछला जन्म लग गया। लेकिन आर्थर टेसिया को ही अपना सीक्रेट क्यों बताएगा। आर्थर बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा छोटी उम्र से बुक्स को पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, ये शायद इसी वजह से है। आर्थर की ये बात सुनकर टेसिया मुंह फुलाते हुए बोलती है कि पता नहीं मुझे क्या सूझ गया था जो मैंने तुमसे इसके बारे में पूछा। आर्थर टेसिया से बोलता है कि टेसिया तुम्हें इतना ज्यादा जल्दी एडवांस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही हो। आर्थर से बोलती है कि आर्थर तुम्हें पता है कि ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। टेसिया की ये बात सुनकर आर्थर कंफ्यूज होता है। टेसिया बोलती है मेरा मारा कोर केवल तुमसे आधा स्टेप पीछे है। मेरे किंगडम के अंदर मैं एक टॉप की टेमर हूँ और एक बेस्ट स्टूडेंट जो अपने टीचर के कंटेंट को समझता है, इवन के असुरास को भी तुम्हारे
तुम्हारे जैसे। ये सब होने के बाद भी जितनी बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे करीब पहुंचने वाली हूँ, तो मेरी रीत से और भी ज्यादा फिसल कर आगे चले जाते हो। टेसा ये बोलते हुए आर्थर की गर्दन से कपड़ा हटाती है। टेसा देखती है कि वहाँ पर अभी भी घाव होता है जो कि ताजा होता है। टेसा आर्थर से बोलती है कि आर्थर, मुझसे वादा करो कि तुम सही सलामत वापस आओगे। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर कितने ही घाव आ जाए, एक सिंगल पीस में जिंदा वापस आना है। ये बोलते हुए आर्थर और टेसा एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गए थे। आर्थर टेसा से पूछता है कि टेसिया, तुम्हारे लिए मेरे साथ कैचअप करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? जिसपे टेसा बोलती है क्योंकि तभी मैं तुमसे ये बात कहने का कॉन्फिडेंस जुटा पाऊंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यही से सीन चेंज अगर सुबह मीटिंग पर आता है। उस मीटिंग में आर्थर बताता है कि उसको शक है कि अगली बार रिटाइनर और साइथ मिलकर अटैक करने वाले हैं। अब की बार ये अटैक वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं बल्कि नॉर्दर्न साइड पे होगा। आर्थर बोलता है कि नॉर्दर्न प्लेस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे 2 डिवीजन की जरूरत है। इन 2 डिवीजन के अंदर लगभग 12,000 सोल्जर्स आते हैं और वेस्टर्न कोस्ट के अंदर अभी भी फाइट चल रही होती है, जिसकी वजह से सारी की सारी फोर्स वहीं पर डिप्लॉय हुई होती है। राजेश बोलता है कि कुछ दिन से वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर लगातार फाइट चल रही है। जो हम अपने 12,000 सोल्जर्स को वेस्टर्न कोस्ट से मूव करते हुए नॉर्दर्न साइड पे कर दे, तो वेस्टर्न कोस्ट पे हमारा डिफेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसकी इस बात से लगभग सारे के सारे जो उस मीटिंग रूम के अंदर प्रेजेंट थे वो एग्री थे। इवन कि लेंसेस भी आर्थर के साथ में नहीं होते। लेकिन जनरल वारिया का वहाँ पर ओपिनियन थोड़ा अलग था। जनरल वारिया बोलती है, आप लोगों ने जो बोला वो सही है, लेकिन अगर जो आर्थर भी जो बोल रहा है वो सही है, तो अपने डिवीजन को नॉर्दर्न साइड में भेजने में कोई लॉस नहीं है। आर्थर ये देखकर हैरान था कि जनरल वारिया उसका साथ दे रही है। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जनरल वारिया मेरे सपोर्ट में बोलेंगी, लेकिन जनरल वारिया के ये चीज बोलने पर हमारा प्लान थोड़ा खराब हो सकता है। इनके ओरिजिनल प्लान के बारे में तो यहाँ पर हमें भी कुछ बताया नहीं गया, लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया है कि ये सारा का सारा प्लान राजेश को फंसाने के लिए किया जा रहा है। मतलब कि राजेश की सच्चाई को बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है कि वो गद्दार है या नहीं। बोलते हैं कि जनरल वारिया ने भी जो कहा वो भी सही है। अगर जो रिटाइनर और स्काइस मिलकर अटैक करने वाले हैं तो इस अटैक के डैमेज की कैटास्ट्रॉफी इतनी ज्यादा बड़ी होगी जिसे मेजर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज को प्रपोज करना चाहता हूँ कि हम वहाँ पर 2 डिवीजन की जगह आर्थर के साथ 2 लेंसेस को भेजेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन ग्रैंडपा की इस बात से किंग ग्लैडियर एग्री नहीं करते। हमारे डिवीजन के जो सोल्जर्स फ्रंट लाइन के ऊपर फाइट कर रहे हैं उनके लिए लेंसेस एक सेंट्रल फिगर का काम करते हैं। अगर जो ये यहाँ से ज्यादा टाइम तक गायब रहेंगे तो उनका मोरल डाउन हो जाएगा। इस चीज को किनारे छोड़ते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब वहाँ पर स्काइथ और रिटाइनर अपेयर हो जाए। ग्लैडियर की बात सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि ग्लैडियर, मैं समझ सकता हूँ कि नोवेलाइज तुम्हें प्रेशराइज कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि लेंसेस उनकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करें, लेकिन एज अ लीडर हमें एक बड़ी पिक्चर के बारे में सोचना चाहिए, मतलब कि फ्यूचर को देख के चलना चाहिए। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द लेंसेस को लार्ज स्केल वॉर के लिए प्रिपेयर किया गया है। अगर जो हम वहाँ पर अपने केवल 2 लेंस भेज कर एक लार्ज स्केल वॉर को प्रिवेंट कर सकते हैं तो हमें अपने ट्रूप्स को वहाँ पर भेजने की कोई जरूरत ही नहीं है। ग्रैंडपा की ये बात सुनकर मीटिंग के अंदर सारे के सारे लीडर्स चुप हो जाते हैं। उनकी चुप्पी देखकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये डिसाइड हुआ कि आर्थर के साथ 2 लेंसेस जाएंगे नॉर्थ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ग्रैंडपा का ये बोलना ही था कि तभी वहाँ पर राजेश अपने हाथ को उठाता है। राजेश बोलता है कि ह्यूमन नोबल्स के मुकाबले डॉर्स नोबल ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए लॉर्ड एल्डर जब तक आर्टिफैक्ट को होल्ड करे हुए हैं उनके एब्सेंस में मैं अपने 2 लेंसेस को इस चीज के लिए नॉमिनेट करना चाहूंगा। राजेश की ये बात सुनकर ग्रैंडपा वहाँ पर चुपके से स्माइल करते हैं। शायद रात ही ग्रैंडपा के प्लान के अंदर फंस चुका था। ग्रैंडपा बोलते हैं कि चलो ठीक है, डिसाइड हुआ, रिटाइनर और स्काइथ के अटैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आर्थर के साथ ऑलिव और मिका नॉर्थ जाएंगे। चलो जल्दी से तुम लोग अपने आप को प्रिपेयर करो निकलने के लिए। और हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि हमारे इस मिशन के बारे में हमारे एनिमीज को ना पता चले, वरना ये बैटल सिविलियंस तक खिंच जाएगी। इसी के साथ ही ग्रैंडपा वेरन वहाँ पर उस मीटिंग को डिसमिस कर देते हैं। सिल्विया और आर्थर वहाँ से जाने लगते हैं। सिल्विया आर्थर से बोलती है, सारा कुछ एक्यूरेटली हमारे प्लान के मुताबिक गया। जिसमें आर्थर बोलता है कि हाँ, लेकिन इसे होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आर्थर बोलता है कि यहाँ के किंगडम के जितने भी रूलर्स हैं वो सभी के सभी एक से एक बढ़कर ग्रीडी और स्टोबॉर्न है। इन्हें अपने किंगडम के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। अगर जो इस मीटिंग के बीच में ग्रैंडपा वेरन ना आते तो इस मीटिंग के अंदर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। इसी तरीके से सिल्विया से बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर आर्थर के सामने अचानक से मिका आ जाती है। अचानक से अपने सामने मिका को देखकर आर्थर भी थोड़ा चौंक जाता है। आर्थर वहाँ पर फॉर्मली ऑल्फर्ड और मिका को ग्रीट करता है, जिसमें मिका बोलती है, तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मिका कह के बुला सकते हो। आर्थर बोलता है कि नहीं, आप लोग मुझसे सीनियर हो, इसलिए मुझे अपनी फॉर्मेलिटी को बरकरार रखने दीजिए। आर्थर की ये बात सुनकर ऑल्फर्ड थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। रिसेंटली वॉर के अंदर इसने हमसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, फिर भी इसे अच्छी तरीके से पता है कि आखिरकार मैनर्स किसे कहते हैं। इसकी जगह पर और कोई होता तो अब तक घमंड में चूर हो गया होता। आर्थर बोलता है कि कल हमें एक बहुत ही ज्यादा लंबी जर्नी को करना होगा, इसलिए मैं अभी रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर आर्थर वहाँ से चला जाता है। पीछे खड़ा ऑल्फर्ड बोलता है, इवन कि ये लड़का आर्थर बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन इसके रोल के प्रति इसका डेडिकेशन बहुत ही ज्यादा है। जिसपे मिका बोलती है कि ये डेडिकेशन लेंस बनने के बाद ही से आ जाता है। मिका की बात सुनकर ऑल्फर्ड अपने मन के अंदर इसी चीज को दोहराता है। ऑल्फर्ड बोलता है कि हाँ, शायद ये डेडिकेशन लेंस के बनने के साथ ही आ जाता है। यही से सीन चेंज होकर ऑल्फर्ड के पास पर आता है, जो कि ऑल्फर्ड ही हमें बता रहा होता है। मैं उसको ऑलिव बोलूंगा, थोड़ा आसान रहता है। ऑलिव बोलता है, उस अपर केवरन के क्रूअल स्ट्रीट के अलावा मैं और कुछ नहीं जानता था। उस वक्त पर मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता था, मैं सबसे डरता था, इवन की राधेश से भी।
इसके बाद भी वो मुझे अपने साथ में लेकर आया, मुझे लिखाया, पढ़ाया और अपने साथ में मुझे माना मैनिपुलेट कैसे किया जाता है ये सिखाया। मुझे हमेशा ये फीलिंग आती थी कि राधेश मुझे कभी न कभी बेच आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीमे धीमे कर मैं राधेश के साथ ऐसा घुला कि मेरे लिए वो एक फादर सा फिगर बन गया। अर्थ इंस्टीट्यूशन के साथ टॉप टायर कंज्यूमर के रूप में ग्रेजुएट होने के बाद मुझे फैमिली के गार्डियन के रूप में सेलेक्ट किया गया। ग्रेसेंड्रा बहुत ही ज्यादा लालची था और अपने ही लोगों को बहुत ही ज्यादा निजी नजरों से देखता था, लेकिन मैंने अपने किंग और क्वीन को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देते हुए उन्हें सर्व किया। इसी चीज को राधेश ने मुझे सिखाया था। जब लंच बनने के लिए मुझे चूज किया गया तब मैं उस पोजीशन से ड्रॉप आउट करना चाहता था। अगर जो मुझे अपनी पूरी जिंदगी में किसी को सर्व करना था तो वो केवल राधेश था। राधेश ने भी मेरी डिसीजन को रिस्पेक्ट देते हुए मुझे फोर्स नहीं किया, लेकिन तब तक वो एल्जा को लेकर घर आ गया था। इस चीज से मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि राधेश कितना काइंड है, और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि राधेश क्यों नहीं चाहता था कि एल्जा मुझे जाने। अचानक से राधेश ने बोला कि मैं लेंस बन जाऊं, जिससे उस कारवाल फैमिली के साथ बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। वहीं पर राधेश को बोलते हुए दिखा जाता है। राधेश ऑलिव से बोलता है, ग्रेसेंड्रा के लिए तुम्हारी सर्विस टेम्पररी रहेगी, तुम हमेशा मुझसे ही जुड़े रहोगे। यहीं से सीन चेंज जो डायरेक्ट प्रेजेंट पर आर्थर के रूम पर आता है। आर्थर वहां पर बेंच पर बैठे हुए अपने सर को पकड़कर टेसिया ने उसे जो कुछ भी बोला था उसे बार बार याद कर रहा था और शर्मा रहा था। टेसिया के बारे में सोचते हुए आर्थर बोलता है कि क्यों ना कासल के अंदर मैं एक और दिन रुक जाऊं, जिससे मैं टेसिया और एले के साथ और भी ज्यादा टाइम बिता पाऊंगा। मैं नियरली क्रिपल हो गया था, मैं अपने रेस्ट को यूज कर सकता था। क्या मैंने जो किया वो इनफ नहीं था? आर्थर बोलता है कि मैं अपनी इस जिंदगी और अपने पास की जिंदगी में अपने लोगों के लिए लड़ता ही हुआ आ रहा हूँ, और आज मैं देखो मैं किस मझधार पर आकर बैठा हूँ। पता नहीं मैं किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर जो मैं टेसिया को अपने दिल के अंदर और भी ज्यादा आने दिया तो मुझे डर है कि मैं अपनी सेल्फिशनेस को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैं उन थोड़े लोगों को बचाने के लिए जिनसे मैं प्यार करता हूँ, डायसथन को भी मैं दूर फेंक दूंगा। आर्थर के कहने का मतलब है कि जब उसके अपनों पर बनाएगी तो डायसथन को लेकर वो खाएगा नहीं। यहीं से सीन चेंज होकर नेक्स्ट डे के शाम पर आता है, जहाँ पर ऑलिव, माइका और आर्थर नॉर्थ को रवाना होने के लिए तैयार थे। एले वहाँ पर आर्थर से मिलने के लिए आती है। आर्थर ने वहाँ पर एले को गले लगा लिया होता है। आर्थर बोलता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, जिसपे एले बोलती है कि तुम्हें जल्दी वापस आने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम सही सलामत वापस आना। जिसपे आर्थर उसके सर को अपने सर से लगाते हुए बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं सही सलामत वापस आऊंगा। ये बोलते हुए आर्थर एले के सर के ऊपर एक किस करता है। आर्थर बू के पेट के ऊपर घूसा मारते हुए बोलता है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, पर मेरे लिए इसका ख्याल रखना। जिसके बाद आर्थर ऑलिव और मेका के पास आ जाता है। मेका बोलती है, मेका तुम्हारे साथ एडवेंचर पे जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बाकी किल्लेंस भी तुम्हारे बारे में बात करते हैं, लेकिन शाहरुख का ओपिनियन तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं है। बाकी सबका छोड़ो, क्या तुम हमेशा अपने आप को थर्ड पर्सन के रूप में रेफर करते हो? मेका बोलती है, क्या तुम मिका के इस जेस्चर के ऊपर फ्लैट हो गए? सच बताऊं मिका तुम्हें ऐसी दिखती है, लेकिन मिका तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा ओल्ड है। जो सुनकर आर्थर थोड़ा मुंह बनाते हुए बोलता है कि व्हाट अ शेम। तभी वहाँ पर ऑलिव उन दोनों को बुलाता है और बोलता है कि जल्द से जल्द चलो, हमें देर हो रही है। इससे पहले वो लोग वहाँ से जाने के लिए निकलते, उनके पीछे से उन्हें कोई बुलाता है। हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि राधेश होता है। राधेश बोलता है कि मैं पर्सनली तुम लोगों को मैं यहाँ पर तुम्हें विदा देना चाहता था। इसको वहाँ पर देख कर तीनों के तीनों लोग उसे ग्रीट करते हैं। राधेश वहाँ पर आर्थर के पास आते हुए आर्थर के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम अभी जल्दी में एक फाइट से वापस आए हो, जिसकी वजह से तुम काफी ज्यादा थक गए हो। मैं होप करता हूँ कि जो तुम्हारा शक है वो गलत निकले, जिससे तुम्हें आराम करने का मौका मिल जाए। आर्थर बोलता है कि हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है, मैं भी इस चीज को होप कर रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एल्जा के फादर गद्दार हो। यहीं से सीन चेंज कुछ समय बाद पर आता है, जहाँ पर आर्थर सेल्विया के ऊपर फ्लाई कर रहा होता है और बाकी के बच्चे लेंस अपने मन से ही उड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर आर्थर क्यों नहीं फ्लाई कर पा रहा है, इसके बारे में तुम लोगों को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर अपने व्हाइट माना कोर की स्टेज पर पहुंचने के लिए अभी आधा स्टेप पीछे है, लेकिन ये लेंस पहले से ही अपने व्हाइट माना कोर की स्टेज तक पहुंच चुके हैं। इसकी वजह से ये लोग फ्लाई कर पा रहे हैं। आर्थर भी जब अपने व्हाइट माना कोर की स्टेज पर पहुंच जाएगा तो वो भी फ्लाई कर पाएगा। टॉपिक पर आता है, मेका आर्थर से बोलती है कि आर्थर तुम्हारी हालत को देख कर लग रहा है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, क्या हम लोग यहाँ पर कैंप को बना ले? इसमें आर्थर साफ साफ वहाँ पर मना कर देता है। आर्थर के वहाँ पर मना करते साथ ही सेल्विया वहाँ पर रुक जाती है और एक जोरों से दहाड़ लगाती है, जिसपे ऑलिव और मिका भी सामने कंफ्यूज होकर रुक जाते हैं। आर्थर सेल्विया से पूछता है कि आखिरकार अब क्या हो गया? तभी आर्थर वहाँ पर अपने मन से बताते हुए बोलता है, रुको, मेरी इंजरीज की वजह से मेरा माना ड्रेन हो चुका है, जिसकी वजह से आगे मूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आर्थर की ये बात सुनकर सेल्विया वहाँ पर अपनी मुंडी को हिलाती है। सेल्विया की बात को आर्थर मान जाता है और वहीं पर कैंप करने पर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर बोन फायर के पास बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। आर्थर जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है, मिका उसके सामने से उसे घूर रही होती है। आर्थर ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है। मिका बोलती है कि ये पहली बार है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जो सुनकर आर्थर बोलता है कि आखिरकार उसके कहने का मतलब क्या है? जिस पे ऑलिव बोलता है, तुम्हारा कल्टीवेशन प्रोसेस यूजुअली देखा जाए तो तुम्हारा कल्टीवेशन प्रोसेस बाकी से बहुत ही ज्यादा अलग है। इस पे मिका बोलती है, हाँ, लेकिन जब तुम कल्टीवेट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई मिका की बॉडी को तुम्हारी तरफ खींच रहा है। आर्थर ये सुनकर बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे कभी किसी ने नहीं बताया। आर्थर बोलता है कि शायद ये इस वजह से हो क्योंकि मैं क्वाड्रा एलिमेंटल हूँ। जिस मिका कंफ्यूज होते हुए बोलती है कि क्वाड्रा एलिमेंटल? ऑलिव बोलता है, अच्छा, तो इसी वजह से तुम इतनी छोटी सी उम्र में लेंस बन पाए। काउंसिल में इसके बारे में बातें तो होती थी, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब जाके मुझे अब यकीन हो रहा है। मिका आर्थर से बोलती है कि क्वाड्रा एलिमेंट, इसका मतलब तुम सारे के सारे एलिमेंट को यूज कर सकते हो। सेल्विया खाना खाते हुए टेलीपैथी से आर्थर से बोलती है कि देखना अपने हर एक पत्ते को रिवील मत कर देना। जिसपे आर्थर बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। आर्थर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को यूज कर सकता हूँ। कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसे मुझे मैनिपुलेट करने में थोड़ी मुश्किल होती है, जैसा कि ग्रेविटी को ही ले लो। और इसके अंदर मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट तो वो लगता है जिसके अंदर स्पेल्स को चूज किया जाता है
है जिससे फ्लाई किया जाता है। जिसपे ऑलिव बोलता है अगर जो ऐसी बात है तो तुम्हारे पास और भी एलिमेंट हो गए जिन्हें तुम कंफर्टेबली यूज कर सकते हो। आर्थर बोलता है कि हाँ है तो सही। मिका आर्थर से बोलती है कि क्यों ना मिका तुम्हें ग्रेविटी मैजिक सिखा है। आर्थर बोलता है कि ग्रेविटी मैजिक को सीखने के लिए मुझे पास कोई प्रैक्टिकल इशू नहीं है, बल्कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं इसे सीख भी पाऊंगा। जिसमें मिका अपने हाथ को हिलाते हुए बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा इजी है, जस्ट इमेजिन करो कि धरती ऊपर से नीचे हो गई है, उसके बाद उसको रिलीज कर दो, ग्रेविटी मैजिक हो गया। मिका की ये बात सुनकर आर्थर के सर के ऊपर पसीने आ जाते हैं। तभी वहां पर ऑलिव बोलता है कि अगर जो तुम इसे किसी पीपल से सीखोगे तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। अर्थबॉर्न एक ब्लड लाइन है जहाँ से मिका आती है। ये ब्लड लाइन ड्वार्फ के एक फेमस कंजूरर की है। एवन की इसकी ब्लड लाइन के अंदर इसे एक टॉप का जीनियस माना जाता है। इसने मैजिक को अपने ही इंस्टीट्यूशन से सीखा है, मतलब अपने ही मन से सीखा है। इवन की इसे बेसिक माना मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट भी नहीं आता है। आर्थर बोलता है कि ये अर्थबॉर्न नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। जिसपे ऑलिव बोलता है कि अर्थबॉर्न इंस्टीट्यूशन को इसके एंसेस्टर्स ने खोजा था। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है हाँ, अर्थबॉर्न इंस्टीट्यूशन ड्वार्फ्स का एक पावरफुल और बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पिलर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिका इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती होगी। मिका आर्थर के पास आते हुए आर्थर से बोलती है क्या हुआ, मिका बहुत ज्यादा अमेजिंग और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। तो सुनकर ऑलिव बोलता है ओ प्लीज, अगर जो तुम अपने आप को इतनी ही ज्यादा ब्यूटीफुल कंसीडर करती हो तो तुम्हारे पास अभी भी बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। ये बोलते हुए ऑलिव मिका की एज बताने लगता है, लेकिन इससे पहले ऑलिव मिका की एज को बताता मिका अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए स्पाइक से बना हुआ एक मेज बनाती है और ऑलिव के ऊपर टूट पड़ती है। इससे पहले वो अटैक ऑलिव को लगता है, ऑलिव अपनी अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए एक शील्ड बना लेता है। मिका का वो अटैक ऑलिव के शील्ड पर आकर लगता है और वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन मिका वहीं पर नहीं रुकती। मिका ऑलिव से बोलती है कि माय माय, मुझे लगता है कि ग्रैंडपा ऑलिव की चमड़ी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। रही बात मेरे रिलेशनशिप की, मेरा टेस्ट और मेरा स्टैंडर्ड ड्वार्फ्स के जैसा नहीं है। ये बोलते हुए मिका ऑलिव के ऊपर एक और अटैक करती है। दूर से टेसिया और आर्थर उन दोनों की फाइट को देख रहे होते हैं। हमें दिखा जाता है कि मिका के उस अटैक को ऑलिव ने अपने अर्थ एलिमेंट का एक हाथ बनाते हुए रोक लिया था। अभी वहां पर ऑलिव मिका को चाइल्डिश बोलकर और भी ज्यादा उसकी बेइज्जती करने लगता है। जो सुनकर मिका अपने गुस्से में और भी ज्यादा दम लगाकर उसके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से वहां की जमीन भी शटर हो जाती है। आर्थर तो वहां से दूर हट जाता है जिसमें वो उनकी लड़ाई के चपेट में ना आए। मिका बोलती है कि तुम ऐसे बात कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे बाहों के अंदर तुम्हारी लवर नहीं दिख रही। हमें दिखा जाता है कि मिका के उस अटैक को ऑलिव ने फिर से अपने अर्थ एलिमेंट के बने हुए हाथ से रोक लिया होता है। ऑलिव बोलता है कि ये फैक्ट है कि तुम एक लेंस हो, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश हो, तुम मेरे बराबर कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए मुझसे अपनी तुलना करना बंद करो। गुस्से में बोलते हैं कि तुमने बचकाना किसको कहा, यहाँ पर चाइल्डिश केवल तुम ही हो। बोलते हुए वो दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन तभी उनके मुंह के ऊपर आकर एक पानी की बॉल लगती है। हमें दिखा जाता है कि वो आर्थर होता है। आर्थर बोलता है कि तुम लोगों का हो गया। आर्थर बोलता है कि तुम्हें पता है कि जितने माना को तुमने इस फाइट के अंदर रिलीज किया है, उस माना को कोई भी वाइटर डिटेक्ट कर यहाँ पर आकर हमें ढूंढ सकता है। इस पे मिका बोलती है कि ये सारी के सारी इस ओल्ड ऑलिव की गलती है, इसे किसी लेडी की एज को नहीं बताना चाहिए। जिस पे ऑलिव बोलता है कि चांदी के चम्मच को अपने मुंह में लेके पैदा होने वाले लोगों को उनकी इग्नोरेंस के बारे में पता होना चाहिए। ये बोलते हुए ऑलिव अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए वहां पर एक घर बना लेता है। मिका भी वही करती है, वो अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए एक घर बनाती है, लेकिन उसके छत के ऊपर ये एंटीना होता है। आर्थर उन दोनों को इस तरीके से लड़ता हुआ देख बोलता है कि इन दोनों को इस तरीके से बच्चों की तरह लड़ते हुए देखकर कौन बोलेगा कि ये दाइशतन के पावरफुल लोगों में से एक है। इसी के साथ ही वहीं पर आर्थर सो जाता है। सीन चेंज होकर सुबह पर आता है, जहाँ पर आर्थर अभी सोकर उठा होता है। ऑलिव वहाँ पर आर्थर से बोलता है कि हम लोग यहाँ पर पहुंच तो गए, लेकिन मैं होप करता हूँ कि तुम्हारे पास प्लान है कि हम लोग किस तरीके से उन स्काइथ और रिटर्नर को ढूंढेंगे। जो सुनकर आर्थर बोलता है कि हाँ मेरे पास है। ये बोलते हुए आर्थर एक कपड़े को जमीन पर फेंकता है और अपने पैरों से उसे गांजना चालू कर देता है। वो दोनों लोग कंफ्यूज होते हुए आर्थर को देख रहे होते हैं कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। आर्थर वो कपड़ा लाकर मिका को देता है और बोलता है जैसे हम लोग वहाँ पर पहुंचे तुम इसे पहन लेना। जो सुनकर ऑलिव बोलती है कि लेकिन तुमने अभी इसे अपने पैरों के साथ गांजा है, हम लोग यहाँ पर अपने आप को एज अ स्लेव डिस्गाइज करेंगे, मतलब कि स्लेव के रूप में अपने आप को छुपाएंगे। आर्थर बोलता है कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर स्लेव्स बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये बोलते हुए आर्थर ऑलिव की तरफ एक और कपड़े को फेंकता है। वो कपड़ा बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा होता है, जो देखकर ऑलिव थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आर्थर बोलता है कि हम लोग यहाँ पर स्लेव बनेंगे और तुम ऑलिव हमारे मास्टर बनोगे। ये बोलते हुए आर्थर ऑलिव को अपना मास्क भी दे देता है जो बचपन में उसे मिला था। यही से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है। वो लोग उड़ते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए होते हैं। नीचे उड़ता हुआ ऑलिव आर्थर के मास्क के साथ कुछ कर रहा होता है। आर्थर पूछता है कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। जो सुनकर ऑलिव बोलता है कि वो उसके मास्क को थोड़ा नॉवल बना रहा है। वहीं पर हमें दिखा जाता है कि जहाँ से आर्थर का मास्क टूटा हुआ होता है, ऑलिव ने वहाँ पर गोल्ड के साथ उसे जोड़ दिया होता है। ऑलिव बोलता है कि कैसा लग रहा है। आर्थर मुंह बनाते हुए बोलता है कि हाँ अच्छा लग रहा है। आर्थर बोलता है कि जैसे कि हम लोग वेल्डन पहुंचेंगे तुरंत ही वहाँ पर हम लोग जमीन पर उतर जाएंगे और बाकी का सफर हम लोग पैदल ही कवर करेंगे, क्योंकि अगर जो वहाँ पर हम लोग उड़ते हुए जाएंगे और वहाँ पर सच में कोई स्काइथ या रिटर्नर हुआ तो वो हमारे माना फ्लो को डिटेक्ट कर लेगा। इसलिए हमें अपने माना को जितना कम हो पाए उतना कम रखना होगा। यहीं से सीन चेंज होकर कुछ समय बाद पर आता है। वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर जमीन पर उतर आते हैं। आर्थर बोलता है कि जहां पर हम लोग जा रहे हैं वहां पर लेंस को पहचानने वाला कोई भी नहीं होगा। बहुत ज्यादा कम एडवेंचरर और नॉबल वहां पर आते हैं, इसलिए वहां पर हम लोग बिना किसी सस्पेशन के अपनी इन्वेस्टिगेशन को कर सकते हैं। सेल्विया आर्थर के कंधे पर आकर अपनी टेलीपैथी से बात करते हुए बोलती है, आर्थर क्या होगा अगर जो ये दोनों लोग डायरेक्ट तुम्हें किसी वाइतरा के पास लेकर जा रहे हो? अगर जो ऐसा होगा तो उन वाइतरास के साथ साथ तुम्हें इन दोनों के साथ भी फाइट करना होगा। आर्थर बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये लोग ऐसा करेंगे। इस वजह से इन लोगों की वाइतरास के अंदर क्या पोजीशन है ये चीज रिवील हो जाएगी और मुझे नहीं लगता
लगता कि ये लोग इस चीज को रिवील भी करना चाहेंगे, बट इन केस अगर जो सिचुएशन थोड़ी खराब हुई उसके लिए विरिन ने मेरे पीछे एक लेंस को भेजा है, जो सुनकर सिल्विया बोलती है मैं इसे सेंस नहीं कर पा रही, क्या वो वही एलियन लेंस है? तो आर्थर बोलता है कि हाँ, उसका कोड नेम फैंटिज्म है, जो कि उसकी फाइटिंग स्टाइल असैसिनेशन से रिलेटेड है। इसी के साथ ही वो लोग चलते हुए एक नदी के पास आ जाते हैं। आर्थर उन दोनों से बोलता है कि हम लोग मेन रोड के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, इसलिए अब हमें अपने भेष को बदल देना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद हमें दिखा जाता है कि उन सभी लोगों ने अपने आउटफिट को चेंज कर लिया होता है। हालांकि मिका इस चीज से खुश नहीं लग रही होती है। तभी वहाँ पर आर्थर टचअप के लिए गीली मिट्टी के अंदर अपने हाथ को डालता है, सारी की सारी गीली मिट्टी को अपने फेस के ऊपर लगाने लगता है। ये करते हुए आर्थर काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। आर्थर बोलता है कि हम लोग स्लेव्स हैं जो काफी ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा तो गंदा दिखना ही होगा। आर्थर की ये बात सुनकर मिका के पसीने छूटने लगते हैं। मिका बोलती है कि नहीं नहीं नहीं। इससे पहले मिका कुछ और बोलती, आर्थर उसके ऊपर मिट्टी फेंक कर मारता है, लेकिन मिका उसे डॉज कर लेती है। आर्थर बहुत सारी मिट्टियों को मिका के ऊपर फेंकने लगता है, लेकिन सारी की सारी मिट्टी को मिका डॉज कर रही होती है। अंत में आकर आर्थर मिका के मुंह पर मिट्टी लगाने में कामयाब हो जाता है। मिका रोते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अब ये मिशन नहीं करना, मुझे घर जाना है। क्यों ना ऐसा करते हैं कि मिका मास्टर बन जाए और तुम दोनों लोग स्लेव बन जाओ। आर्थर बोलता है कि नहीं, मैं ये कर तो दूं, लेकिन तुम्हारा अपीयरेंस एक मिडिल स्कूल के बच्चे के जैसा है, तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा। यहीं से सीन चेंज थोड़ी देर बाद पर आता है। वो लोग चलते चलते रोड पर आ गए थे। ऑलिव बोलता है कि बच्चे हम लोग रोड तक पहुंच गए, आगे का क्या प्लान है? आर्थर बोलता है कि हम लोग रोड को फॉलो करते हुए पास के टाउन तक जाएंगे। सुनकर मिका और भी ज्यादा रोते हुए बोलती है कि हाँ, हमें और भी ज्यादा पैदल चलना होगा। तभी वहाँ पर उन लोगों को किसी बग्गी की आवाज सुनाई पड़ती है। हमें दिखा जाता है कि उनके पीछे से एक कैरेज आ रही होती है, जिसे कोई घोड़ा नहीं बल्कि एक लिजार्ड मॉन्स्टर खींच रहा होता है। शायद दिखने में तो वही लग रहा है, बाकी तुम जानो। ऑलिव और मिका उसे हाथ देते हुए रोकते हैं, जिन्हें वहाँ पर देखकर कैरेज का ओनर भी रुक जाता है। कैरेज का ओनर पूछता है क्या तुम लोग खो गए हो? ऑलिव वहाँ पर मास्टर बना हुआ था, इसलिए वो बोलता है कि हम लोग नॉर्थ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कैरेज के ऊपर कुछ बैंडिट्स ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मेरे बाकी के स्लेव्स उसी में मारे गए। ऑलिव उस कैरेज ओनर से पूछता है कि क्या वो उन्हें लिफ्ट दे देगा, जिस पे वो कैरेज ओनर उसे मना करते हुए वहाँ से जाने लगता है। कि तभी वहाँ पर ऑलिव उसे रोकते हुए पैसों की एक थैली पकड़ाता है, जिसे पाकर वो कैरेज ओनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो कैरेज ओनर ऑलिव के स्लेव्स मतलब आर्थर और मिका उन्हें वो कैरेज पे चढ़ने से मना कर देता है, जिसकी वजह से आर्थर और मिका को पैदल पैदल चलना पड़ता है। ऑलिव गुस्से में बोलती है कि दिल कर रहा है मेरा कि मैं उस बुढ़े आदमी का टकला फोड़ दूं। आर्थर बोलता है कि तुम गुस्सा मत करो, हम लोग टाउन के बहुत ही ज्यादा करीब है। जो सुनकर ऑलिव बोलती है कि आर्थर लगता है कि तुम इस कंट्री साइड से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हो। जो सुनकर आर्थर बोलता है हाँ हो गए, क्योंकि ये मेरा होम टाउन है। यहीं से सीन चेंज होकर कुछ समय बाद पर आता है, जहाँ पर वो सभी के सभी लोग आर्थर के होम टाउन तक पहुंच गए थे। आर्थर बोलता है कि यहाँ पर वापस आए हुए मुझे बहुत ही ज्यादा समय हो गया, लेकिन हमें दिखा जाता है कि उस टाउन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। सिल्विया आर्थर से टेलीपैथी से बोलती है क्या यही वो जगह है जहाँ पर तुम पले बड़े हुए हो? आर्थर बोलता है हाँ, लेकिन ये जगह पहले जैसी नहीं है जैसी हुआ करती थी। वो लोग चलते ही चलते वहाँ पर एक बार के पास आ जाते हैं। ऑलिव बोलता है कि मैं यहाँ पर अंदर से 40 लोगों को सेंस कर पा रहा हूँ, जिसमें मिका बोलती है लेकिन मैं यहाँ पर पूरे के पूरे 43 लोगों को सेंस कर पा रही हूँ। आर्थर बोलता है कि मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर डिसाइड किया था कि हम लोग मैजिक को यूज नहीं करेंगे, अगर जो वहाँ पर कोई स्काइथ या रिटर्नर हुआ तो हम लोगों को डिटेक्ट नहीं कर लेगा। मिका बोलती है कि इसे सीखने के लिए केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। मिका शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर जितने भी लोग हैं सारे लोगों को सेंस कर सकती है। मिका की यह बात सुनकर आर्थर थोड़ा घबरा जाता है। आर्थर बोलता है अपने मन के अंदर अगर जो इन लोगों ने आया को सेंस कर लिया होगा तो हमारा सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। इसी के साथ वो लोग बार के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वो लोग जाकर एक सीट के ऊपर बैठ जाते हैं। अभी वहाँ पर एक वेटर आती है उनसे उनका ऑर्डर लेने के लिए। ऑलिव उसे खाने का ऑर्डर देता है, जिसे लेकर वो लड़की ऑलिव को आंख मारकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बार के एकदम कोने के अंदर बैठे हुए होते हैं। आर्थर वहीं से ही बैठकर सभी के सभी लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी वहाँ पर आर्थर की नजर किसी के ऊपर पड़ती है। इससे पहले आर्थर उसे आइडेंटिफाई करता, वो वेटर ऑलिव का ऑर्डर लेकर वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो केवल ऑलिव के लिए ही खाना लाई होती है। ऑलिव उसे 2 बाउल और लाने के लिए बोलता है, जो सुनकर वो वेटर्स आर्थर और मिका की तरफ बहुत ही ज्यादा घटिया नजरों से देखती है, लेकिन वो दोनों बेचारे शांति से बैठकर उसके इस रेसिज्म को झेल रहे होते हैं। ऐसे सीन चेंज होकर कुछ समय बाद पर आता है। वो वेट्रेस मिका और आर्थर के लिए खाना लेकर आ गई होती है। मिका उस ड्रिंक को पीते हुए बोलती है कि ऐसे समय में ये चीप सी एले भी बहुत ही ज्यादा अच्छी टेस्ट कर रही है। तभी वहाँ पर आर्थर की नजर 2 लोगों के ऊपर पड़ती है, जो उन्हें ही अप्रोच कर रहा होता है। आर्थर बोलता है 2 लोग यहाँ पर हमारे पास में आ रहे हैं, इसलिए अलर्ट हो जाओ। वहाँ पर वो लेडी ऑलिव के पास आते हुए बोलती है कि तुम सच में अपने स्लेव्स को बहुत ही ज्यादा स्पॉइल कर रहे हो, अगर तुम इसी तरीके से इन्हें स्पॉइल करते रहे तो ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जिस पे ऑलिव बोलता है कि मैं जिस भी तरीके से अपने स्लेव्स को ट्रीट करूँ इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। अभी वहाँ पर उस लेडी के साथ आया हुआ आदमी बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस टार्वन के ओनर नहीं है, हम यहाँ पर केवल तुमसे मिलने के लिए और बात करने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पर वो लेडी बोलती है कि हमारे स्टेबल के अंदर बहुत से स्लेव्स हैं, क्या तुम इनके अंदर इंटरेस्टेड हो? जिस पे ऑलिव बोलता है कि मैं पोलाइटली इसे डिक्लाइन करना चाहूंगा। जिस पे वो लेडी बोलती है कि ऐसा मत बोलो, हमारे पास लड़कियां और औरतें भी हैं, अगर जो तुम यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो तो हमारे पास डार्वन और एल्वियन स्लेव्स भी हैं। उस बुड्ढे की ये बात सुनकर ऑलिव बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ऑलिव बोलता है मैंने सुना था कि काउंसिल ने इंटरनेशनल स्पीसीज की स्लेवरी को बैन कर रखा है। ऑलिव के इस सवाल पे वो बुड्ढा जवाब देते हुए बोलता है कि इसी वजह से इतने ज्यादा महंगा है।
आर्थर से टेलीपैथी से पूछती है कि आखिरकार आर्थर यहाँ पर दूसरे स्पीसीज की स्लेव्स की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है? क्या ह्यूमंस को अपने ही रेस के लोगों को स्लेव्स के रूप में रखना बुरा लगता है? जिस पे आर्थर बोलता है कि नहीं, यहाँ पर बहुत सी ऐसी नोबल फैमिली है जो डार्वन और एल्वियन स्लेव्स के साथ इंटरब्रीडिंग करते हैं, जिससे उनके बच्चों के पास और भी ज्यादा मैजिकल पोटेंशियल हो। लूकस वाइक्स इसी इंटरब्रीडिंग का प्रोडक्ट था। दूसरे किंगडम्स के जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज्यादा घने जंगलों से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से एल्वियन और डार्वन स्लेव्स के साथ ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये बोलते हुए आर्थर को सेल्विया की याद आ रही होती है, जहाँ पर सेल्विया को इसी तरीके से स्लेव्स ट्रेडर के द्वारा किडनैप किया गया था। आर्थर बोलता है कि ऐसे एक ही दो स्लेव होना बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत बोलता है। रुको, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे ऑफर के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। जो सुनकर वो लेडी बोलती है कि मुझे पता ही था कि तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड होगे, चलो मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलाती हूँ। ये बोलते हुए वो दोनों लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी ऑलिव बोलता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ चलते हुए तुम्हारे मास्टर से मिलूं, मुझे मेरे रूम की चाहिए। जो सुनकर वो लेडी ऑलिव को उसके रूम की भी पकड़ा देती है। ऑलिव उसकी कोमिका को देते हुए बोलता है कि मेरे आने से पहले रूम को पूरी तरीके से तैयार कर देना और हाँ, रूम से बाहर मत निकलना। बोलते हुए आर्थर और ऑलिव उस बॉस से मिलने के लिए चले जाते हैं। सेल्विया अमिका को देखते हुए बोलती है कि आखिरकार ये हमारे साथ क्यों नहीं आ रही है, जिसपे आर्थर बोलता है वो बियरली अपने माना और अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही है, और वैसे भी इन स्लेव्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करना हमारा मेन मिशन नहीं था। यहाँ पर किसी न किसी को रुक कर ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए ऑलिव और आर्थर उन दोनों के पीछे चलते हुए उनके बॉस तक आ जाते हैं। आर्थर और सेल्विया उनके बॉस को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आर्थर बोलता है ये तो सेबेस्टियन है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसकी मुलाकात आर्थर से पहले भी हो चुकी है। आर्थर जब छोटा था, एक कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए आर्थर ने इसके पैर को भी तोड़ दिया था। सेबेस्टियन वहाँ पर अपने आसपास एक फोर्स फील्ड बना लेता है, जिससे उनकी बातें बाहर ना जा पाए। ऑलिव वहाँ पर सेबेस्टियन से बोलता है कि थैंक यू तुम्हारे इनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, जिस पे सेबेस्टियन बोलता है हॉस्पिटैलिटी चलो भी, तुम और मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मिट्टियों और लकड़ियों से जुड़ी हुई झोपड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। मुझसे पूछो तो मैं तुम्हारे मास्क के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। मैंने बहुत से एडवेंचरर को इस मास्क को पहने हुए देखा है, लेकिन ये पहली बार है कि मैं किसी नॉबल को इस मास्क को पहने हुए देख रहा हूँ। ऑलिव बोलता है कि तुम इतना ज्यादा श्योर होकर कैसे कह सकते हो कि मैं एक नॉबल हूँ? जिस पे सेबेस्टियन बोलता है कि तुम्हारे मास्क पे लगे हुए गोल्ड को देखकर कोई भी इसे बता देगा। ऑलिव बोलता है कि मैंने भी तुम्हें फिगर आउट कर लिया, तुम्हारी अपीयरेंस और तुम्हारी पावर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से हो, तुम कहीं बाहर से हो ना। इस पे सेबेस्टियन बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तो ठीक है अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें किस तरीके की लड़की चाहिए। ऑलिव बोलता है कि आखिरकार तुमको किसने बताया कि मुझे लड़की चाहिए? सेबेस्टियन बोलता है वो प्लीज, मेरे सबऑर्डिनेट ने मुझे पहले ही बता दिया था। प्रैक्टिकली तभी लीटअप हुए थे जब उन्होंने डॉर्फ्स और एल्फ के बारे में मेंशन किया था। मैं इसे जज नहीं करूंगा, मेरा मतलब तुम्हारे पास पैसा और पावर होने का फायदा ही क्या जब तुम जो चाहो वो कर ना पाओ। और उस तरफ हमें ऑलिव को दिखाया जाता है जो इतना ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है कि अभी फट जाएगा, लेकिन तभी वहां पर कुछ उल्टा ही होता है। ऑलिव वहां पर अपनी एक्टिंग को चालू कर देता है, जिसे हमें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में मैं तुम्हें पूरा का पूरा सीन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बेसिकली ऑलिव वहां पर एक्टिंग करते हुए सेबेस्टियन को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो और सेबेस्टियन एक ही जैसे हैं, जिसके अंदर ऑलिव पूरी की पूरी तरीके से सफल होता नजर भी आ रहा होता है। मुझे पता था, जैसे ही मैंने तुम्हें इनके गेट के अंदर से एंटर करते हुए देखा था, वैसे ही मुझे पता लग गया था कि तुम बहुत ज्यादा बढ़िया आदमी हो। तो अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें अपने न्यू खिलौने के लिए क्या चाहिए? ऑलिव वहां पर कुछ बोलता है, इससे पहले सेबेस्टियन आर्थर की तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि तुम्हारे बारे में कुछ है जो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, जल्दी से मेरे पास आओ। सेबेस्टियन आर्थर के कंधे को पकड़कर चलते हुए बोलता है कि थोड़ा नीचे झुको और मुझे सहारा दो चलने में। ये बोलते हुए सेबेस्टियन आर्थर और ऑलिव को लेते हुए एक जगह पर आ जाता है, जिसको कुछ गार्ड्स गार्ड कर रहे होते हैं। सेबेस्टियन उनके पास आते हुए बोलता है बेवकूफ हो, जल्दी से गेट खोलो, यहाँ पर कस्टमर आए हैं। सेबेस्टियन की बात सुनकर वो गार्ड्स गेट को खोल देते हैं। आर्थर की नजर अंदर जाती है। अंदर आते साथ ही उन लोगों को किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन जो एक फीमेल स्लेव होता है उसको पीट रहा होता है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही होती है। सेबेस्टियन उस पर्सन को अपने पास बुलाते हुए बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर इतनी ज्यादा बदबू क्यों आ रही है? यहाँ पर फिर से कोई मर गया है? जिस पे वो पर्सन बोलता है हाँ, यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी थी जो अपने बच्चे को जन्म देते साथ ही यहीं पर मर गई। सेबेस्टियन पूछता है कि आखिरकार बेबी का क्या हुआ? जिस पे वो पर्सन बोलता है बेबी अभी भी जिंदा है और वो लड़की है। जिस पे सेबेस्टियन बोलता है बहुत ही ज्यादा अच्छे, नॉर्मल स्लेव्स के मुकाबले न्यूबॉर्न बेबी बहुत ही ज्यादा महंगे बिकते हैं। वो लोग वहाँ पर चलते हुए अंदर जाने लगते हैं। आर्थर सेल्विया से बोलता है कि सेल्विया बाहर आकर देखना मत। जिस पे सेल्विया बोलती है क्या ये इतना ज्यादा बुरा है? आर्थर बोलता है इन्हें एक लाइव स्टॉक से भी ज्यादा बुरी तरीके से रखा जा रहा है। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन ऑलिव की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो मुझे बताओ, क्या तुमने यहाँ पर किसी को देखा जिसे तुम अपने हाथों के अंदर पाने के लिए मरे जा रहे हो? ऑलिव बोलता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हाँ। बोलते साथ ही ऑलिव बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए सेबेस्टियन की गर्दन को पकड़कर उठा देता है। ऑलिव वहाँ पर अपने फायर और अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए उसे जलते हुए लावा से पत्थर में बदलने लगता है। आर्थर ऑलिव से बोलता है व्हाट द हेल, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तभी वहाँ पर अपनी आखिरी सांस के अंदर सेबेस्टियन अपने गार्ड्स को बुला लेता है। गार्ड्स तुरंत ही अंदर आते हुए अपने शॉट के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इसलिए मजबूरन में आर्थर को भी अपने मैजिक को यूज करना पड़ता है। आर्थर अपने आइस एलिमेंट को यूज करते हुए उन गार्ड्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। आर्थर ऑलिव से बोलता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? अगर जो तुम चाहते हो तो बड़ी आसानी से बिना अपने डेविड मैजिक को यूज करे बिना उसे आराम से मार सकते थे। क्या होगा अगर जो कोई रिटर्नर तुम्हारे माना को सेंस करते हुए यहाँ पर आ गया? जिस पे ऑलिव बोलता है कि तुम फालतू में चिंता कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऑलिव ने ये बोला ही होता है कि तभी आर्थर की नजर अपने आसपास घूम रहे डार्क एथर के ऊपर पड़ता है। हमें दिखाया जाता है कि वो डार्क एथर आर्थर के पीछे से किसी पर्सन के पास से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में निकल रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि
रिटाइनर यूटो होता है, जिससे हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। यूटो को देखते साथ ही ऑलिव वहाँ पर अपने सर को झुकाते हुए यूटो को ग्रीट करता है। वो आर्थर से बोलता है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कितनी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जिसमें आर्थर बोलता है ओ रियली, लेकिन मैंने यहाँ पर किसी दूसरे रिटाइनर को एक्सपेक्ट किया था। आर्थर की ये बात सुनकर यूटो थोड़ा हैरान हो जाता है। यूटो बोलता है कि मुझे लगता है जितना मैंने सोचा था तुम्हें उससे ज्यादा पता है। सिल्विया आर्थर से बोलते हैं कि आर्थर केयरफुल रहना, हम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते क्योंकि ये इनोसेंट बच्चे हमारे फाइट के बीच में आ जाएंगे। आर्थर यूटो से बोलता है कि चलो हम अपनी फाइट को कहीं और लेकर चलते हैं, मैं यहाँ पर अपनी फाइट के अंदर इन इनोसेंट्स को नहीं घसीटना चाहता। यूटो बोलता है फाइट, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारा जैसा लेसर मेरे टाइम की वर्दी भी है? जिसपे आर्थर बोलता है क्योंकि तुम यहाँ पर खुद अपने आप से आए हो, अगर जो तुम मुझे मारना चाहते या मुझे जिंदा पकड़ना चाहते तो यूटो के साथ कुछ और सोल्जर्स काफी होते, तुम अपने आप से यहाँ पर नहीं आते। आर्थर की ये बात सुनकर यूटो वहाँ पर हंसना चालू कर देता है। यूटो बोलता है रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यूटो की ये बात सुनकर ऑलिव बोलने लगता है कि लॉर्ड राधेश ने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हम इसके साथ बहुत ही ज्यादा क्लीनी तरीके से डील करें। इससे पहले ऑलिव वहाँ पर कुछ और बोलता, ऑलिव के नाक के आर पर एक पर्पल से नुकीली चीज निकल जाती है। ये देखकर आर्थर भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि यूटो ने अपने पर्सन के ऊपर जो उसका साथ दे रहा था उसके ऊपर अटैक कर दिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे लेसर एस पैथेटिक मास्टर की बातों से मुझे कोई फर्क भी पड़ता है? फिर वहाँ पर सिल्विया आर्थर से बोलते हैं कि आर्थर तुम्हें क्या लगता है कि ऑलिव को हमें यहाँ पर ऐसे अकेला छोड़ना चाहिए? आर्थर बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसे आया संभाल लेगी। ये बोलते साथ ही आर्थर अपने पास से एक ग्रीन कलर का बीट निकालता है और उसे जमीन पर फेंक कर अपने पैरों से क्रश कर देता है। उस बीट को देखकर ऑलिव को भी पता चल जाता है कि ये आया का बीट है। वहाँ पर जमीन पर अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करता है, जिससे जमीन सर्कल में कट जाती है और ऑलिव नीचे जाने लगता है। ऑलिव जैसे ही नीचे आता है तो हमें दिखा जाता है कि वहाँ पर वो जगह नीचे से पूरी तरीके से खोखली होती है। ऑलिव वहाँ पर आते साथ ही बोलता है कि हमारा प्लान चेंज हो गया, जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करो। हमें दिखा जाता है वहाँ पर नीचे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अलास्ट्रिया के सोल्जर्स होते हैं। ऑलिव की ये इवैक्यूएट करने वाली बात वो सोल्जर्स सुन के भी अनसुना कर देते हैं। ऑलिव बोलता है कि मैंने बोला इवैक्यूएट करो अभी। ये बोलते साथ ही ऑलिव अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि ये अलास्ट्रियन सोल्जर्स मेरे जैसे डायसितन के गद्दार की बातों को सुनना नहीं चाहते, भले ही मैं एक सुपर पावर हूँ। ऑलिव वहाँ पर अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए वहाँ पर बहुत ही सारी केव्स बना लेता है उनके इवैक्यूएट करने के लिए। ऑलिव बोलता है कि इन लोगों के यहाँ पर मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे बड़े प्लान के लिए हमें इनकी जरूरत है। पर मुझे लगता है कि इन लोगों को इवैक्यूएट करने में बहुत ही ज्यादा देर हो गई। अब इन लोगों के साथ जो भी यहाँ पर होगा वो मौत से भी ज्यादा बदतर होगा। हमें दिखा जाता है कि वहाँ पर रोशनी के लिए जितने भी क्रिस्टल होते हैं अचानक से ब्लास्ट कर जाते हैं और वहाँ पर अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से वो अलास्टियन सोल्जर्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक ही दूसरे को मारने लगते हैं। ऑलिव वहाँ पर अपने अर्थ और अपने फायर एलिमेंट को मर्ज करते हुए गोलम्स को समन करता है और अपने पैर को उठाते हुए जमीन पर देकर मारता है, जिसकी वजह से उसका माना जमीन पर फैलते हुए सारी के सारे लोगों को और वहाँ की सारी जगह को कवर कर लेता है। लेकिन ऑलिव को वहाँ पर कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है। ऑलिव बोलता है मुझे पता है आया कि तुम यहीं पर हो, जल्दी से बाहर आओ। पता होना चाहिए कि बाकी रिटाइनर और स्काई जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अगर जो तुम यहाँ पर अभी निकल गई तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगी। ये बोलते हुए ऑलिव अपने मन के अंदर बोलता है कि आया एल्डर को मेरे बिट्रेल के बारे में बता सकती है, जिससे एल्डर बड़ी आसानी से उस आर्टिफैक्ट को यूज करते हुए जिससे मैं बॉन्ड हूँ बड़ी आसानी से मुझे मार सकता है, जिससे आया के हाथ भी मेरे खून से गंदे नहीं होंगे। लेकिन जितना मैं आया को जानता हूँ आया ऐसा नहीं करेगी, लेकिन मुझे आया के हर एक स्टेप के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ऑलिव ने ये बोला होता है कि तभी वहाँ पर ऑलिव को अपने कान के पास आया की आवाज महसूस होती है। आया बोलती है कि तुम मेरी कितनी ज्यादा चिंता करते हो। आया की प्रेजेंस को महसूस करते साथ ही ऑलिव अपने गोलम को इंस्ट्रक्शन देते हुए उसे जगह पर अटैक कराता है, लेकिन आया तब तक वहाँ से हट चुकी थी। आया वहाँ पर ऑलिव से बोलती है कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि तुमने इतने सारे अलास्टियन सोल्जर्स को एक ही जगह पर ट्रैप कर दिया। ये बोलते हुए आया वहाँ पर इनविजिबल होकर उन सारे के सारे सोल्जर्स को कंट्रोल करते हुए अपने ही लोगों के ऊपर अटैक करा रही होती है। ऑलिव वहाँ पर जमीन पर अपने हाथ को रखता है और अपने फायर एलिमेंट को यूज करता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में लावा बाहर आने लगता है। ऑलिव वहाँ पर चीखते हुए बोलता है कि तुम्हारा बहुत हो गया इन इल्यूजन और इन स्टिक्स के साथ, ऐसा लेंस तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अगर जो हिम्मत है तो मुझसे फेस टू फेस आकर फाइट करो। तो सुनकर आया बोलती है शेम शेम शेम, ओ डियर ये तो कॉमन सेंस है, एज अ फेलो लेंस तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मेरे कुछ एडवांटेजों में से एक है। इसी बीच ऑलिव वहाँ पर उड़ते हुए आसमान में आ गया था। ऑलिव अपने मन के अंदर बोलता है अगर जो इसी तरीके से चलता रहा तो सारे के सारे सोल्जर्स इवैक्यूएट होने से पहले यहीं पर मारे जाएंगे। ये बेहतर होगा कि आया और मैं 1-on-1 इस फाइट को आगे बढ़ाएं, लेकिन अगर जो आया और मैं अपनी फाइट को ज्यादा दूर तक लेके जाएंगे यहाँ पर ऊपर उन इनोसेंट्स लाइफ की जान भी चली जाएगी और मैं अपने ही लोगों के मतलब ड्रॉस के खून से अपने हाथ को नहीं रखना चाहता। आया बोलती है कि मैं इमेजिन कर रही हूँ या फिर सच में जिस ऑलिव को अभेद्य बोला जाता है वो इस वक्त अभी कांप रहा है। वहीं पर ऑलिव लगातार अपने सेंसर्स को यूज करते हुए आया को डिटेक्ट करने की और उसकी पोजीशन को जानने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें ऑलिव कामयाब भी हो जाता है। वो आया की पोजीशन को डिटेक्ट कर लेता है और उसके ऊपर अपने फायर से अटैक भी कर देता है। हालांकि आया ने फुर्ती दिखाते हुए ऑलिव की उस अटैक को डॉज कर लिया होता है, लेकिन ऑलिव का थोड़ा सा फायर अटैक आया के हाथ के ऊपर लग गया था। आया वहाँ पर अपने गायब होने वाली स्किल को डीएक्टिवेट करते हुए बोलती है जैसा कि मैंने सोचा था मैं तुम्हारे सामने अपने गार्ड्स को डाउन नहीं कर सकती। जैसे ही आया वहाँ पर विजुअल होती है ऑलिव अपने फायर के साथ आया के ऊपर अटैक करने लगता है। ऑलिव वहाँ पर आया से बात करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ऑलिव वहाँ पर बोलता है कि वो अपने विक्टिम को माने अपने एनिमी को बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर और उसे तड़पा तड़पा कर मारती है, जिसपे आया जवाब देते हुए बोलती है कि तुम मुझे इसके बारे में बता रहे हो, लेकिन मैंने ऊपर वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा स्टैचू देखा है जिसे तुमने बनाया है। आया वहाँ पर ऑलिव से बात ही कर रही होती है कि तभी वहाँ पर ऑलिव का एक गोलम आया के पीछे अपेयर होता है। वो आया के ऊपर
पर अपने शॉट से अटैक ही करने लगता है, लेकिन आया बड़ी तेजी से मूव करते हुए उस अटैक को डॉज करते हुए ऑलिव के पीछे आ जाती है। आया बोलती है कि तुमने उसकी सांसों को उसके फेफड़ों से उखाड़ कर उसे जिंदा ही गरम लावा और मिट्टी से मोल्ड करते हुए दफन कर दिया। आया की आवाज को अपने पीछे महसूस कर ऑलिव वहाँ पर अपने गोलम से एक पंच मरवाता है, लेकिन आया वहाँ से फिर से गायब हो जाती है। ऑलिव बोलता है उस सेबेस्टियन के साथ जो भी वहाँ पर कुछ हुआ वो उसे डिजर्व करता था, यहाँ तक वो उससे भी ज्यादा बुरी मौत को डिजर्व करता था। आया वहाँ पर बोलती है कि डायसतन को धोखा देने के पीछे भी तुम्हारा यही एक्सक्यूज है। ऑलिव वहाँ पर आया से चिल्लाते हुए बोलता है तुम एल्स कभी भी मेरे लोगों की दर्द और उनके हार्डशिप्स को नहीं समझ पाओगे। इवन की वॉर खत्म होने के बाद भी हम ड्रॉप्स को एकदम लोवेस्ट क्लास के जैसे ट्रीट किया जाता है, केवल इसलिए क्योंकि हम अपने मैजिक को चीजों को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बजाय चीजों को डिस्ट्रॉय करने के। हम लोगों की हमेशा बेइज्जत किया गया और हमारा फायदा उठाया गया है, इसलिए मैंने लॉर्ड राडेस के डिसीजन के ऊपर भरोसा किया और अलासन आर्मी के साथ मिल गया। आया बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वाइत्रास तुम्हारे लोगों और रादेश के बारे में चिंता भी करते हैं? वे और असुराज हमें लेसर कह के बुलाते हैं क्योंकि उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। वाइत्रा अपने ही अलासेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर अपनी आर्मी को एनहांस कर रहे हैं, जिससे वो असुराज के दूसरे क्लेंस के साथ फाइट कर पाए। वो यही चीज यहाँ पर डायसतन के अंदर हमारे लोगों के साथ करना चाहते हैं। तुम्हारे मेरे ह्यूमन डवार्फ्स एल्व्स उनके लिए सबके सब बराबर है। ये बोलते हुए आया अपने टेम्पर को खो देती है और अपने गार्ड को डाउन कर लेती है, जिससे ऑलिव भी महसूस कर लेता है। ऑलिव तभी वहाँ पर तुरंत ही अपने फायर और अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े नुकीले बोल्डर्स बनाता है और उन सारे के सारे बोल्डर्स को वहाँ पर जमीन पर फेंक कर मारता है, जहाँ पर सारे के सारे अलासेन सोल्जर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। आया कंफ्यूज होते हुए वहाँ पर विजिबल हो जाती है। वो बोलती है क्या तुम अब इन अलासेन सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करने के ऊपर गिव अप कर रहे हो? ऑलिव बोलता है जो जिंदा थे वो सारे के सारे इवैक्यूएट कर गए जब तुम मुझे लेक्चर कर रही थी। यहाँ पर जो बचे थे वो सारे के सारे पहले ही मर चुके थे, अब यहाँ पर केवल तुम और मैं बचे हैं। ये बोलकर ऑलिव आया के ऊपर अटैक करने के लिए लॉन्च कर देता है। आया भी अपने वाइड एलिमेंट को यूज करते हुए वहाँ पर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाती है, जिससे वो ऑलिव से अपने डिस्टेंस को बरकरार रख पाए। ऑलिव अपने अर्थ एलिमेंट की एक शील्ड बनाकर आया के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। आया के अटैक को ब्लॉक करते साथ ही ऑलिव वहाँ पर अपने अर्थ और अपने फायर एलिमेंट को यूज करते हुए बहुत सारे गोलम्स को समन करता है और अपने ऊपर एक आर्मर भी बना लेता है। आया भी अपने वाइड एलिमेंट से एक ब्लेड बनाती है और बड़ी तेजी से मूव करते हुए वहाँ के कुछ गोलम्स को काटते हुए आगे को निकल जाती है। तभी आया वहाँ पर रुकती है और अपने हाथ को पीछे ले जाकर अपने अटैक को चार्ज करने लगती है। वहाँ पर एक लंबा सा स्लैश लगाती है जिसके अंडर में बाकी के सारे गोलम्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो स्लैश वहीं पर नहीं रुकता। वो स्लैश उन गोलम्स को खत्म करते हुए बड़ी तेजी से ऑलिव की तरफ बढ़ता है। आया का वो अटैक ऑलिव से जाकर लगता है, जिसकी वजह से ऑलिव वहाँ पर जमीन पर आ जाता है। आया भी वहाँ पर नीचे आ जाती है। आया ऑलिव से बोलती है मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ के मुकाबले में हम दोनों बराबर है, लेकिन अगर जो ये फाइट 1-2 घंटे और खिंची तो तुम्हें मुझे लगता है कि अपर हैंड मिल जाएगा। ये बोलते हुए आया ऑलिव के ऊपर अपने वाइड एलिमेंट से स्लैश लगाती है। बदले में ऑलिव भी अपने अर्थ एलिमेंट की शील्ड बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसके साथ ही साथ एक स्पेयर को भी बना लेता है। उस स्पेयर को लेते हुए वो आया के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। ये देखकर आया भी वहाँ पर अपने वाइड एलिमेंट का एक स्पेयर बनाती है और उसके अटैक के लिए वहाँ पर प्रिपेयर हो जाती है। आया बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए ऑलिव के सर के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करती है। वजह से ऑलिव के सर के ऊपर जो आर्मर था वो वहीं पर टूट जाता है। इसी बीच ऑलिव ने भी आया के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन वो अटैक मिस करते हुए आया के जस्ट बगल में हो गया था। तभी वहाँ पर अचानक से ऑलिव का स्पेयर चमकता है, जिसे देखकर लगता है कि वो अचानक से ब्लास्ट हो जाएगा। आया की नजर भी उसी चीज के ऊपर पड़ जाती है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ऑलिव वहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा क्लेवर और बहुत ज्यादा रिलायबल हो, लेकिन तुम्हारे अंदर केवल एक ही चीज की कमी है, वो है पेशेंस। हमें दिखाया जाता है कि ऑलिव ने आया के छाती के आर पार अपने क्लॉ को कर दिया होता है। ऑलिव बोलता है मेरी मानो आया तो मैं कभी नहीं करना चाहता था, और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि आया की डेथ हो जाती है। यूटो को सेल्विया वहाँ पर आर्थर को बुलाती है, जिसपे आर्थर बोलता है कि मुझे पता है सेल्विया, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सेंस कर पा रहा हूँ कि यूटो उस रिटायनर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है जिस रिटायनर से हमने रिसेंटली फाइट की थी। तभी आर्थर के पीछे चल रहा यूटो अंगड़ाई खींचते हुए आर्थर से बोलता है कि तुम्हें पता है आर्थर, एक एनिमी को सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या करता है? मैं बताता हूँ, एक एनिमी को फाइंड करना जो रिवेंज का भूखा हो। जो सुनकर आर्थर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बैटल रिवेंज की है, मतलब कि मेरी और तुम्हारी बैटल? सुनकर यूटो आर्थर के पास आते हुए स्माइल करते हुए बोलता है क्या ये ऐसा नहीं है? उस दिन तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे जब तुमने ये जाना था कि मैंने ही उस एल्फ लड़की को मारा है। आर्थर बोलता है ऐसा नहीं है, जब वो मर रही थी तब मैं उससे मिला था, इसलिए ये मुझे रिवेंज के लिए मोटिवेट नहीं करता। मेरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, तुम्हें पूरी तरीके से डिस्पोज करना और तुमसे पीछा छुड़ाना। जो सुनकर यूटो बोलता है वेल ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। हमें यूटो के जस्ट पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग शायद अपना काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर यूटो अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और उन सारे के सारे लोगों के बॉडी के आर पार अपने स्पाइक्स को निकाल देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोग वहीं पर खत्म हो जाते हैं। आर्थर ये देख कर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि यूटो ने अचानक से ही इतने सारे लोगों को मार दिया। यूटो बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम अपने कंपेनियन का मुझसे रिवेंज लो, क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली मेंबर से किसी को भी नहीं मारा। यूटो वहाँ पर अपने स्पाइक्स के साथ एक और पर्सन को मारने लगता है कि तभी वहाँ पर आर्थर अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए इस पर्सन को बचा लेता है। आर्थर बोलता है कि रुक जाओ, लेकिन यूटो वहाँ नहीं रुकता। यूटो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते साथ ही वहाँ के और भी लोगों को मारने लगता है। इसी बीच यूटो वहाँ पर साइको की तरह हंसते हुए क्लैप कर रहा होता है। यूटो बोलता है कि यही चीज, यही रेज, यही गुस्सा मुझे तुमसे चाहिए। यूटो वहाँ पर लगातार अपने स्पाइक्स को यूज करते हुए वहाँ के इनोसेंट लोगों को खत्म कर रहा होता है और आर्थर जितना हो पाए उतना उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। यूटो बोलता है कि तुम्हारी फैमिली मेंबर से किसी को मारने से बेहतर यही होगा कि मैं उसी लिटिल प्रिंसेस को मार दूं जिसे तुम क्या कहते हो, अरे हाँ टैसिया। यूटो का ये बोलना है ताकि तभी आर्थर अपने आइस एलिमेंट के साथ यूटो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूटो अपने स्पाइक को बनाकर आर्थर के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसी बीच वहाँ पर पीछे से टैसिया ट्रांसफॉर्म होती है
है और यूटो के ऊपर अपने पंजे से एक स्ट्राइक देकर मारती है, जिसकी वजह से यूटो वहाँ की कॉलोनी से उड़ते हुए जाकर दूर पहाड़ों से टकराता है। पर आर्थर सिल्विया के ऊपर बैठकर जिस तरफ यूटो गिरा हुआ होता है उस तरफ जाने लगता है। वहीं पर हमें यूटो को दिखाया जाता है जिसको उस अटैक से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। यूटो वहाँ से उठते हुए बोलता है, देखने से तुम्हारा माना बीस्ट एक ड्रैगन लगता है, लेकिन इसका माना उन लेसर से थोड़ा डिफरेंट है। क्या ये एक विविरियन है? और बोलता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, तुम जिसकी चाहो उसकी मदद ले लो। बोलते हुए यूटो वहाँ पर जोर से दहाड़ कर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास जमीन से बहुत सारे ब्लैक कलर के स्पाइक्स बाहर निकल आते हैं। आर्थर सिल्विया के ऊपर से जंप लगाते हुए सिल्विया से टेलीपैथी से बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा रिलीफ की बात है कि एक रिटायनर ने भी तुमको नहीं पहचाना। सिल्विया बोलती है, हाँ होप करता हूँ ये ऐसे ही तरीके से रहे। आर्थर सिल्विया के ऊपर से जंप लगाते हुए जमीन पर आ जाता है और यूटो के सारे स्पाइक्स को काटते हुए बड़ी तेजी से यूटो की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे से सिल्विया भी आर्थर का पीछा कर रही होती है। आर्थर को अपनी तरफ चार्ज कर जाता है। यूटो अपने हाथ को तुरंत ही एक वेपन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। जैसे ही आर्थर अपनी टूटी हुई शॉट के साथ यूटो के ऊपर अटैक करता है, यूटो अपने वेपन को सामने करते हुए आर्थर के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यूटो बोलता है कि इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। तभी सिल्विया अचानक से यूटो के पीछे अपेयर होती है और अपने पूंछ को यूटो के ऊपर देकर मारती है, जिसकी वजह से यूटो उड़ते हुए जाकर दूर गिरता है। सिल्विया आर्थर के पास खड़े हुए बोलती है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर आर्थर बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। तभी अचानक से सिल्विया ने जहाँ पर यूटो को देकर मारा होता है उस दिन से बड़ी तेजी से यूटो बाहर आता है और आर्थर के ऊपर अपने वेपन के साथ अटैक कर देता है। हालांकि आर्थर अपने डॉस ब्लेड के साथ यूटो के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी वहाँ पर आर्थर और यूटो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं। यूटो अपनी स्पाइक्स को और आर्थर अपनी पर्पल थंडर को, दोनों लोग अपने फुल पावर के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन एक दूसरे के अटैक के साथ टकराने की वजह से उन दोनों का अटैक नलिफाई हो जाता है। आर्थर तुरंत ही अपने एक हाथ के अंदर अपनी पर्पल थंडर और अपने एक हाथ के अंदर अपनी डॉस ब्लेड को तैयार करता है और दोनों को स्विंग करते हुए यूटो के ऊपर स्लैश लगाता है, लेकिन यूटो ने बड़ी तेजी से मूव करते हुए उसके दोनों के दोनों स्विंग को डॉच कर लिया होता है। यूटो बोलता है, क्या बस इतना ही? मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था पिल्ले। ये बोलते साथ ही यूटो अपने वेपन के साथ आर्थर को झटक देता है। सिल्विया आर्थर से बोलते हैं कि आर्थर ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है, जितनी ये फाइट लंबी खींच रही है तो अटैक उतने ही ज्यादा तेज और पावरफुल होते जा रहे हैं। सिल्विया की बात सुनकर आर्थर वहां पर अपने हाथ के अंदर अपनी पर्पल थंडर को एक्टिवेट करता है और यूटो के ऊपर देकर मारता है, लेकिन यूटो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से आर्थर का वो अटैक जमीन पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से वहाँ की आसपास की जमीन पूरी तरीके से शैटर हो जाती है। वहाँ पर देखता है तो वो पाता है कि वो पर्पल एथर पार्टिकल्स की शैडो के अंदर बहुत ही ज्यादा डेंस अमाउंट में है। आर्थर तुरंत ही यूटो की पावर्स को फिगर आउट कर लेता है। वो सिल्विया को टेलीपैथी से बताता है, सिल्विया ये जो ब्लैक स्पाइक्स हैं वो शैडो की डार्कनेस से बाहर आते हैं, इसी की वजह से जितना शैडो डार्क होता जा रहा है उतना ही इसकी स्पेल्स की पावर बढ़ती जा रही है। ये बोलते साथ ही आर्थर वहाँ पर बड़ी तेजी से मूव करते हुए यूटो को आता है और उसके एब्डोमिनल के ऊपर अपनी डॉस ब्लेड से स्लैश लगाता है। हालांकि यूटो ने उसके अटैक को डॉच कर लिया होता है। इसी के साथ ही साथ वो आर्थर की हुड को पकड़कर आर्थर को उठाकर पत्थरों के ऊपर देकर मारता है। डायरेक्ट पत्थरों से टकराने की वजह से आर्थर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सिल्विया को भी आर्थर की चिंता होने लगती है। वो उड़ते हुए आर्थर के पास आ जाती है। सिल्विया आर्थर से बोलते हैं कि आर्थर तैयार हो जाओ। बोलकर सिल्विया आर्थर को अपने पीठ के ऊपर ले लेती है। आर्थर सिल्विया से पूछता है कि आखिरकार वो क्या कर रही है। सिल्विया बोलती है कि अगर जो उसकी पावर शेडोज की वजह से बढ़ रही है तो हम लोग उसकी शेडो से ही दूर चले जाएंगे। ये बोलकर सिल्विया उड़ते हुए आसमान की तरफ जाने लगती है। पीछे से यूटो सिल्विया के ऊपर अपने स्पाइक्स के साथ अटैक करता है तो उसका पीछा करते हुए आसमान में आने लगती है, लेकिन जैसे ही सिल्विया बादलों को क्रॉस करते हुए खुले आसमान में आती है वो सारे के सारे स्पाइक्स वहीं पर गायब हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये सनलाइट की वजह से हुआ था। इसी बीच यूटो भी उड़ते हुए आसमान में आ जाता है। यूटो बोलता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो पपी। यूटो बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरी वीकनेस को ढूंढ लिया। आर्थर सिल्विया से बोलता है कि सिल्विया मुझे चेस करो। ये बोलकर आर्थर अपनी डॉस ब्लेड के साथ सिल्विया के ऊपर से छलांग लगा देता है और यूटो के ऊपर अपनी ब्लेड के साथ एक स्लैश लगाता है, लेकिन यूटो उसके उस अटैक को डॉज कर लेता है। यूटो तुरंत ही आर्थर के ऊपर अपनी एक स्पाइक को फेंक कर मारता है, जिसे आर्थर अपनी ब्लेड को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इससे पहले कि आर्थर वहां से डायरेक्ट जमीन पर गिरता, आर्थर के पीछे सिल्विया आ जाती है। आर्थर सिल्विया के पीठ के ऊपर लैंड करता है और उसका सहारा लेते हुए वापस से अपनी पर्पल थंडर को एक्टिवेट करते हुए यूटो के ऊपर अटैक कर देता है। आर्थर अपनी डॉस ब्लेड के साथ यूटो के ऊपर अटैक करता है, जिसे यूटो अपने वेपन के साथ ब्लॉक कर लेता है। इसके साथ ही यूटो अपने वेपन को झटका देता है, जिसकी वजह से आर्थर पीछे हट जाता है। पीछे हटते साथ ही आर्थर सिल्विया के पीठ के ऊपर जाता है। यूटो आर्थर से बोलता है, अपने इस हैंडीकैप के साथ माने सिल्विया, इसकी मदद लेते हुए भी तुम मेरे ऊपर एक मीनिंगफुल स्ट्राइक नहीं लगा पाए। मैं कहूंगा कि तुम बहुत ही डल हो। जिस पे आर्थर बोलता है कि मुझे माफ कर देना तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें इंप्रेस करने के लिए फाइट नहीं कर रहा। ये बोलते साथ ही आर्थर अपने ब्लेड के अंदर अपने बहुत सारे एलिमेंट्स को इम्ब्यूड करता है और वहीं पर सिल्विया के ऊपर से छलांग लगाते हुए यूटो के ऊपर अपनी उसी पावर के साथ अटैक कर देता है। यूटो भी अपनी ब्लेड को सामने करते हुए आर्थर के उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। आर्थर की वो ब्लेड यूटो के सीने के आर पार हो जाती है। तो थोड़ी सी स्माइल करते हुए सिल्विया से टेलीपैथी से बोलता है कि सिल्विया, मुझे लगता है कि हमने कर दिखाया। आर्थर जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को यूटो की बॉडी से निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। ये देखकर आर्थर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर यूटो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इतनी आसानी के साथ और इतनी जल्दी मेरी वीकनेस को ढूंढ लिया, तो क्या मुझे इतनी देर लगेगी इसे फिगर आउट करने में? हमें दिखाया जाता है कि आर्थर की स्वॉर्ड जहाँ पर घुसी हुई होती है वहाँ पर
यूटो ने शेडो का इस्तेमाल किया होता है, जैसे यूटो को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है। यहीं से सीन चेंज होकर वापस से ऑलिव और आया के ऊपर आता है। ऑलिव ने आया की बॉडी के आर पार अपने क्लॉ को कर दिया था। ऑलिव बोलता है मैं भी ये नहीं करना चाहता था पर मेरी ये मजबूरी थी। अभी अचानक से जहाँ पर ऑलिव ने आया के बॉडी के अंदर छेद किया होता है, वहाँ से कुछ थ्रेड बाहर आते हुए ऑलिव के हाथ को जकड़ लेते हैं। हमें दिखाया जाता है अचानक से आया ऑलिव के पीछे अपेयर होती है और ऑलिव से बोलती है सरप्राइज। ऑलिव भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। ऑलिव बोलता है ये नामुमकिन है, आखिरकार ये इसने कैसे किया। ऑलिव बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो कि आखिरकार मैंने ये कैसे किया। आया के हाथों के अंदर कुछ स्टिंग्स होते हैं जिन्हें आया खींचती है, जिसकी वजह से ऑलिव घुटनों पर आ जाता है। हमें दिखा जाता है कि उस स्टिंग्स के अंदर ऑलिव पूरी तरीके से घिरा हुआ होता है। आया बोलती है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस रेस से हो, मैजिक के प्रति नेचुरली तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस होती है। आया वहां पर ऑलिव को बताती है कि वो उस इल्यूजन में डालकर फंसाने में इसलिए कामयाब हुई क्योंकि उसने डायरेक्टली अपने स्ट्रिंग को यूज करते हुए ऑलिव के माना के साथ कांटेक्ट बना लिया था। तो सुनकर ऑलिव भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। ऑलिव बोलता है क्या ये सच में पॉसिबल है। आया वहां पर बताती है कि उसने जानबूझ के उसे फाइट के अंदर अपर हैंड दिया, जिसकी वजह से उसे लगा कि वो वीक पड़ रही है, इसलिए तुमने अपने गार्ड्स को डाउन कर लिया। मौका पाते साथ ही धीमे धीमे कर हाथ के आर्मर के क्रैक के अंदर अपने स्ट्रिंग्स को डालकर इस कांटेक्ट को बना लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। वहां पर हैरान होते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि मैं समझ गया, सांस भी ले पा रहा हूँ क्योंकि आया मुझे लेने दे रही है। इस समय मेरी एक ब्रेथ मेरी आखिरी ब्रेथ होगी, लेकिन उस आखिरी समय में भी ऑलिव को राजेश की बातें याद आ रही होती हैं। राजेश बोलता है बच्चे समय आ चुका है, तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई हेजिटेशन है तो मुझे बता दो, जिसपे ऑलिव नो फादर बोलकर साफ साफ मना कर देता है। राजेश बोलता है कि मुझे हमेशा एक ही रिग्रेट रहेगा कि तुम हमारे लोगों की जीत देखने के लिए हमारे साथ नहीं रहोगे। ऐसा बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं होता अगर जो तुम उस असुरा के जगह मुझसे बॉन्ड होते। ऑलिव राजेश को कंसोल करते हुए बोलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है फादर जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। यहीं से सीन चेंज होकर प्रेजेंट पर आता है। ऑलिव बोलता है ये बहुत ज्यादा अनरीजनेबल होगा अगर जो मैं तुमसे मांगू कि तुम लॉर्ड राजेश के ऊपर थोड़ा रहम दिखाना, क्या तुम प्लीज मिका को छोड़ सकते हो, उसका इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं था। यहाँ तक उस बिचारी को तो इसके बारे में पता ही नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पे आया बोलते हैं कि तुम्हें भी पता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। ऑलिव वहाँ पर बोलता है कि हमारे डिसएग्रीमेंट के बाद भी तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑनरेबल था। जिस पे आया बोलती है हाँ मुझे भी। ये बोलते हुए आया वहाँ पर अपनी स्ट्रिंग्स को खींच देती है और ऑलिव का चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। अपनी आखिरी सांसों में भी ऑलिव के मेमोरीज के अंदर राधेश ही दिख रहा होता है, लेकिन अब की बार राधेश नहीं बल्कि ऑलिव बात कर रहा होता है। ऑलिव बोलता है कि अपने लोगों के प्रति तुम्हारे एम्बिशंस को मैं जानता हूँ, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने बचपन में मुझे सड़कों पे घसीट कर मारा है। मैं इस चीज को बिना किसी हेजिटेशन के केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी इच्छा है। वहाँ पर मायूस होकर राधेश भी उसे देख रहा होता है और हमें ऑलिव को दिखाया जाता है उसके मुंह के ऊपर एक डेड सी स्माइल होती है और अपने आखिरी समय में भी राधेश की यादों के साथ ऑलिव वहीं पर मर जाता है। यहाँ तक उसे मारने के बाद भी आया भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। आया ऊपर रोशनी की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर बोलती है मैं होप करती हूँ कि तुम सही सलामत हो। वालों को काम कर रही होती है। एले के गेट के पास कोई चलते हुए आता है। वो एले के गेट को खोलकर हल्का सा झांकते हुए बोलता है। एले को ये बोलकर कि वो आर्थर का एक गोस्ट है, एले को डराने की कोशिश करता है। एले अपने बॉन्ड को उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोलती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि आर्थर होता है। बू आर्थर के ऊपर चढ़कर उसे चाटना चालू कर देता है। आर्थर बू से रुकने के लिए बोलता है पीछे खड़े एले भूत क्या मैं तुम्हें अभी भी 4 साल की दिख रही हूँ। आर्थर बोलता है कि मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है मैं ये तो डिजर्व नहीं करता था। एले तुरंत ही वहाँ पर दौड़ते हुए आकर आर्थर को गले से लगा लेती है और उसे बोलती है वेलकम ब्रदर, जो सुनकर आर्थर भी उसे स्माइल करते हुए गले से लगा देता है। सीन चेंज होकर कुछ समय बाद पर आता है। हमें वहाँ पर सेल्विया को दिखाया जाता है जो उस फाइट के बाद अभी भी रेस्ट कर रही होती है। सोल्जर्स अपनी ड्यूटी के लिए मार्च कर रहे होते हैं और मीटिंग रूम के अंदर मीटिंग चल रही होती है। वहीं पर ग्राउंड पर एले और आर्थर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एले वहाँ पर शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और आर्थर उसे देख रहा होता है। आर्थर एले से पूछता है क्या वो बू के ऊपर सवार होकर ऐसे ही एरोज को शूट कर सकती है, जिसपे एले डिसअपॉइंटमेंट सा मुंह बनाते हुए बोलती है कि नहीं अभी नहीं, हेलेन ने मुझे ऐसे बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा इजी है। बू मुंह करता है तो ऐसा लगता है कि वो मुझे गिराना चाह रहा है, जिसकी वजह से मेरे एक भी एरो निशाने के ऊपर नहीं लगते। वहीं पर आर्थर एले की सारी बातों को सुनते हुए उसे इमेजिन कर रहा होता है और हंसी को अपने रोक रहा होता है। आर्थर एले से पूछता है कि आखिरकार वो अपना कितना टाइम ट्रेनिंग करते हुए गुजारती है, जिसपे एले बोलती है कि मुझे सही से तो नहीं पता लेकिन 6-7 घंटे तो होते ही होंगे। जो सुनकर आर्थर बोलता है दिन के, तुम्हारी स्टडी का क्या और क्या तुम अपने दोस्तों के साथ खेलती नहीं हो। जो सुनकर एले बहाने बनाते हुए बोलती है कि कासल के अंदर क्लासेस केवल हफ्ते में एक बार लगती है और मैं अपना होमवर्क एक ही दिन के अंदर खत्म कर लेती हूँ। रही बात मेरे दोस्तों की, तुम्हें पता ही है कि मैं अपने क्लास के अंदर कितनी ज्यादा पॉपुलर हूँ। जो सुनकर आर्थर उसे घूरते हुए बोलता है कि ओ सच में। आर्थर को इस तरीके से घूरता देख एले के पसीने छूटने लगते हैं। एले बोलती है तभी वहाँ पर एले अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे उनकी बातों के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। वो लोग केवल फालतू की बातें और पंचनामा करते हैं। जो सुनकर आर्थर वहाँ पर बेंच पर बैठते हुए बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे उम्र का कोई बच्चा तुम्हारे सर्कल के अंदर मैजिक में इंटरेस्टेड होगा ही होगा। जिसपे एले बोलती है हाँ कुछ है तो, लेकिन ये बोलते हुए एले आर्थर के पास आकर बैठ जाती है। एले बोलती है जैसे ही वो लोग अवेकन होते हैं या तो उनके पेरेंट्स कासल को छोड़ देते हैं या तो वो उन्हें मैजिक स्कूल भेज देते हैं। एले की ये बात सुनकर आर्थर वहाँ पर बोलता है इस कासल के अंदर बहुत ही कम ही ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मेरी बहन के जैसे अपॉर्चुनिटी है कि वो एक मेज से मैजिक सीख सकते हैं। ऐसे ऑन गोइंग वॉर के अंदर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं जहाँ पर वो न्यू कोर्स को और मैजिक के बारे में आसानी से पढ़ सके बिना किसी चिंता के। आर्थर एले से पूछता है एले क्या तुम मैजिक स्कूल को ज्वाइन करना चाहती हो। जिसपे एले बोलती है ऑफ कोर्स मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन
तुम मॉम और डैड बहुत ही ज्यादा वरीड हो जाओगे। एले की बात सुनकर आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है कि एले केवल 12 साल की है, लेकिन इसके शब्दों के अंदर ही इसकी मैच्योरिटी झलकती है। लेकिन मैं एले के लिए नहीं चाहता कि वो वक्त से पहले ही इतनी मैच्योर हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आखिरकार वक्त से पहले ही बड़ा हो जाना कैसा लगता है। मैं सेल्फिश होऊंगा अगर जो मैं चाहूंगा कि एले पहले जैसी एक इनोसेंट लड़की बनी रहे जो अपने बर्थडे के दिन भी नर्वस हो जाती थी। आर्थर एले से बोलता है कि जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं मॉम डैड से बात करूंगा तुम्हारे स्कूल जाने के बारे में। जो सुनकर एले खुश होते हुए बोलती है क्या सच्ची? आर्थर मुंह बनाते हुए बोलता है कि अगर जो वो मान भी गए तो मैं तुम्हें इस तरीके से अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे पीछे एक गार्ड को तो जरूरी लगाऊंगा। इसी तरीके से आर्थर वहाँ पर बकवास करने लगता है कि तभी वहाँ पर एले आर्थर को गले से लगा लेती है। एले आर्थर से बोलती है कि थैंक यू ब्रदर। जो सुनकर आर्थर भी स्माइल करते हुए एले को गले लगाते हुए बोलता है कि अपनी होप्स को हाई मत रखना, भी हो सकता है। जिसपे एले बोलती है कि अब तुम अपनी बातों से पलट नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा देर हो गई। ये बोलकर एले वहाँ पर आर्थर के पास से उठकर थोड़ी दूर आ जाती है। एले बोलती है कि मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी अगर जो मैं वहाँ के नॉबल्स को हराना चाहती हूँ, मतलब स्कूल के अंदर नॉबल्स के बच्चों को। जो सुनकर आर्थर वहाँ पर स्माइल करते हुए एले को देखने लगता है। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद हॉलवे पर आता है, जहाँ पर आर्थर चलते हुए कहीं को जा रहा होता है। आर्थर वहाँ से चलते चलते जा ही रहा होता है कि आर्थर के बगल में एक रूम होता है, उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा जोरों से चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसकी वजह से आर्थर भी थोड़ा चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उस रूम के गेट को लात मारते हुए प्रोफेसर गार्डन निकलते हैं। प्रोफेसर गार्डन बोल रहे होते हैं मैं एक आर्टिफिशियल हूँ, कोई इकोनॉमिक्स नहीं जो तुम मुझसे उसका काम करवा रहे हो। प्रोफेसर गार्डन वहाँ से निकले ही होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर गार्डन की नजर आर्थर के ऊपर पड़ती है। प्रोफेसर गार्डन तुरंत ही आर्थर के पास आते हुए उसके गालों को पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं कि आर्थर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिसपे आर्थर बोलता है लेकिन ना मैं कोई इकोनॉमिस्ट हूँ और ना मैं कोई आर्टिफिशियल, आखिरकार मैं आपके किस तरीके से काम आ सकता हूँ। प्रोफेसर गार्डन वहाँ पर आर्थर को सिचुएशन के बारे में बताते हैं, जिसपे आर्थर बोलता है सो जैसा कि तुम कह रहे हो ब्लैक बैंड और वॉल के बीच में अटैक्स इंक्रीज हो चुके हैं, इसलिए काउंसिल वहाँ पर अपनी प्रोटेक्शन को इंक्रीज करना चाहता है। जिसपे प्रोफेसर गार्डन बोलते हैं ये बोलना तो आसान है लेकिन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, हमारे पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है कि हम लोग हर मेज और हर कैरेज को प्रोटेक्ट कर पाए के अंदर भी। जिसपे आर्थर बोलता है कि आखिरकार ब्लैक हेड में इतना क्या इंपॉर्टेंट है जो वहाँ पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। जिसपे प्रोफेसर गार्डन बोलते हैं करंटली इस ब्लैक हेड सिटी के ऊपर हमारे पूरी तरीके से राशन और सोल्जर्स के वेपन के मैन्युफैक्चरिंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्थर ये सुनकर अपने मन के अंदर बोलता है ये वॉल अभी भी फ्रंट लाइन के ऊपर अलासन आर्मी और माना बीस्ट के खिलाफ हमारा मेजर डिफेंस है। इस वॉर के अंदर हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी मेंटेनेंस और यहाँ तक लगातार सप्लाईज को पहुंचाना होगा। आर्थर बोलता है कि जितना मुझे याद है ये रूट पूरी तरीके से समतल इलाके और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से अपनी कैरेज को छुपा कर ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर जो ऐसा है तो क्यों ना हम लोग अपने प्लानिंग को चेंज कर दें। अपने कैरेज को प्रोटेक्ट करने से बेहतर यही होगा कि हम लोग अपने रूट को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज करें जहाँ से हम लोग अपनी कैरेज को लेकर जाते हैं। जो सुनकर प्रोफेसर गार्डन स्माइल करते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारे छोटे से दिमाग के अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है। आर्थर तभी वहाँ पर बोलता है कि आखिरकार उन माइंस का क्या हो रहा है जहाँ से हम लोग अपने शिप्स के लिए फ्यूल्स को निकाल रहे थे। जो सुनकर प्रोफेसर गार्डन बोलते हैं ओ तो तुम कंबस्टियम माइन की बात कर रहे हो, वहाँ पर कुछ मेजर पॉइंट्स पे अभी भी खुदाई चल रही है। आकर कंबस्टियम का नाम सुनकर प्रोफेसर गार्डन से पूछता है कि आखिरकार ये कौन सी बला है। इसमें प्रोफेसर गार्डन बोलते हैं कि जैसा कि तुमने हमें बताया था उस स्टीम इंजन के फ्यूल के लिए हमें एक मिनरल की जरूरत पड़ेगी जिसे कोल कहते हैं, मतलब कोयला। प्रोफेसर गार्डन बोलते हैं लेकिन हमने वहाँ पर एक अलग ही मिनरल को खोजा है जो कि पूरी की पूरी शिप को एनर्जी देने का काम कर सकता है, हालांकि इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से कोल से अलग है। प्रोफेसर गार्डन खुश होते हुए बोलते हैं कि ये चीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, केवल 10 पाउंड कंबस्टियम की मदद से हम लोग अपनी शिप को 1 डजन माइल पूरी फुल स्पीड से चला सकते हैं। जिस पे आर्थर बोलता है अगर जो ऐसी बात है तो मेरे पास एक आइडिया है। प्रोफेसर गार्डन बोलते हैं क्या तुम कंबस्टियन को यूज करने वाले हो। जिस पे आर्थर बोलता है मुझे थोड़ा सोचने का समय तो दो। वो लोग इसी तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से आर्थर को वहाँ पर कोई बुलाता है। वो एक एल्फ लड़की होती है जो अपना नाम एलेनिस बताती है। एलेनिस बताती है कि कमांडर वेरेन ने उसे आर्थर का नया अटेंडेंट बनाया है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर गार्डन एलेनिस की खूबसूरती देखकर बहुत ज्यादा लड्डू हो गए थे। प्रोफेसर गार्डन वहाँ पर अपने मुंह से टपक रही लार को संभालते हैं। तभी वहाँ पर एलेनिस प्रोफेसर गार्डन को ग्रीट करते हुए बोलती है आप जरूर प्रोफेसर गार्डन होंगे, आपके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। जिस पे प्रोफेसर गार्डन शर्माते हुए बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो फ्लो में उसे रूट की ऑप्टिमाइज करने वाली बात को भी बता देते हैं। आर्थर मुंह बनाते हुए बोलता है क्या तुमने कहा नहीं था कि एक सीक्रेट है। तभी वहाँ पर एलेनिस बोलती है कि जनरल आर्थर मैं यहाँ पर आपको ट्रेनिंग आउट तक स्कॉट करने के लिए आई हूँ, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था सब कुछ रेडी है। एलेनिस की ये बात सुनकर आर्थर की आंखें बड़ी जाती हैं। हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार वहाँ पर रिवॉर्ड में आर्थर ने क्या मांगा था। आर्थर वहाँ पर बोलता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे बैटलफील्ड से थोड़ा रेस्ट चाहिए। आर्थर की ये बात सुनकर कमांडर वेरन आर्थर की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर पूरा का पूरा सन्नाटा छा जाता है कि तभी वहाँ पर आर्थर बोलता है कुछ ही महीनों के अंदर ये वॉर बहुत ही ज्यादा चिंताजनक पड़ाव पर आ गई है। मैं सारे के सारे लेंसेज के अंदर सबसे ज्यादा छोटा हूँ, लेकिन मैं 2 बार मौत को छू कर वापस आ चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी अगली फाइट किसी लक की वजह से जीतूं या अपने अपोनेंट की केयरलेसनेस की वजह से, इससे पहले की देर हो जाए और मुझे मौका ना मिले। मुझे अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। आर्थर की ये बात कमांडर वेरन भी शांत होकर सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा वेरन आर्थर के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलते हैं मैं केवल 2 महीने की छुट्टी दे सकता हूँ, इस बीच में तुम्हें ये प्रॉमिस भी नहीं कर सकता
सकता, तुम्हें तुम्हारी छुट्टियों के बीच में बैटल फील्ड पर बुलाया नहीं जाएगा। तभी वहाँ पर टेसा के फादर बोलते हैं, लेकिन आखिरकार तुम कासल के अंदर किस तरीके से ट्रेनिंग करोगे? जिस पे आर्थर बोलता है, यही तो मेरी दूसरी विषय है। आर्थर बोलता है कि मुझे मेरी ट्रेनिंग के लिए 4 बहुत ही ज्यादा स्किल्ड कंज्यूरर की जरूरत पड़ेगी, जिनके पास अलग अलग तरीके के एलिमेंट की एफिनिटी हो। यहीं से सीन चेंज होकर प्रेजेंट पर आता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर एलेनस के पीछे पीछे ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच गया होता है। एलेनस ट्रेनिंग रूम के गेट को खोलकर एंटर करती है। वहीं पर हमें उन चारों के चारों कंज्यूरर्स को दिखाया जाता है, जिनके अंदर हमें कथालिन को भी दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा वेरन भी आ जाते हैं। ग्रैंडपा वेरन बोलते हैं, तो सभी के सभी लोग यहाँ पर आ गए। ग्रैंडपा वेरन बोलते हैं, ग्रैंडपा वेरन वहाँ पर सभी को आर्थर से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलते हैं, आर्थर तुम प्रिंसेस कथालिन को तो जानते ही होगे, ये प्रिंसेस कथालिन की गार्ड है, इनका नाम हेस्टर फ्लेमवर्थ है। फ्लेमवर्थ का नाम सुनकर आर्थर थोड़ा शॉक हो जाता है। जो सुनकर हेस्टर बोलती है, ओ क्या तुम मेरी फैमिली के बारे में जानते हो? जो सुनकर आर्थर जैस्मिन के बारे में याद करता है, क्योंकि जैस्मिन भी फ्लेमवर्थ है, मतलब कि वो हेस्टर की फैमिली फ्लेमवर्थ से आती है। जैस्मिन को उसकी फैमिली के अंदर बहुत ही बड़ा लूजर माना जाता है, जिसकी वजह से ही जैस्मिन ने अपने घर को छोड़ा होता है। जिस पे आर्थर थोड़ा सीरियस सा फेस बनाते हुए बोलता है कि हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से। आर्थर जैस्मिन की तरफ देखते हुए बोलता है कि जैस्मिन तुमसे वापस से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, पर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वहीं पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है, जो आर्थर से बात करते वक्त उसके गाल पूरी तरीके से लाल होते हैं। सॉरी जैस्मिन नहीं, कथालिन। कथालिन बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रेन करने के लिए आया हूँ, मेरा मतलब तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ। जो सुनकर आर्थर बोलता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना प्रिंसेस कथालिन। इसी बीच आर्थर अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि सीरियस एकेडमी के मुकाबले कथालिन का माना पहले से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि इसे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत है। तभी वहाँ पर हेस्टर बोलते हैं कि कमांडर वेरन ने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के अंदर मदद करूं, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रिंसेस कथालिन को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए अगर जो तुम दोनों लोग एक ही जगह पर हुए तो मैं दोनों चीजें साथ ही में कर पाऊंगी। इसी के साथ ही साथ हम लोग कथालिन के आइस एफिनिटी को भी यूज कर सकते हैं। तुम्हें पता है कि अभी अभी प्रिंसेस कथालिन अपने डार्क येलो कोर स्टेज तक पहुंची है। कथालिन वहाँ पर शर्माते हुए आर्थर से बोलती है, अगर जो मुझे जल्दी जल्दी पावरफुल होना है तो मुझे मास्टर कथालिन के ओकेजनल ट्रेनिंग सेशन के अलावा अलग से और कुछ करना होगा, इसलिए तुम्हारी मदद करने में मुझे खुशी होगी। कथालिन ये बोली रही होती है कि तभी वहाँ पर पीछे से आवाज आती है, एक नाइट और एक प्रिंसेस, ये तो एक क्लासिक पेयर है। हमें दिखाया जाता है कि जिस पर्सन ने बोला होता है वो एक ड्वार्फ होता है। वो पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई जनरल आर्थर। ये बोलते हुए वो आर्थर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। वो अपना नाम ये बताता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुझे प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसे शॉर्ट फॉर्म में बुहेंट कह के बुलाते हैं, लेकिन मैं इसे बनहेट कह के बुलाऊंगा। आर्थर जैसे ही उससे हाथ को मिलाता है, आर्थर को महसूस होता है कि उसके हाथ बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। वो आर्थर के हाथ के ऊपर अपनी ग्रिप को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन आर्थर के फेस के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते, जिसे देखकर बनहेट बोलता है, ये बुरा नहीं है। अभी वहाँ पर ग्रैंडपा वेरन बोलते हैं कि ये बनहेट तुम इस बच्चे से थोड़ा केयरफुल रहना, ये लेंस केवल अपने खूबसूरत चेहरे के बलबूते पे नहीं बना है। ग्रैंडपा वेरन बोलते हैं, आर्थर ये मोटी बुद्धि मेरा क्लोज फ्रेंड है, ये इस तरीके से दिखता है, लेकिन जब बात अर्थ एलिमेंट मैजिक की आती है तो ये एक जीनियस है। तो सुनकर बनहेट गुस्से में आ जाता है। बनहेट बोलता है कि अबे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें पता भी है कि मेरे होम टाउन में मेरे इस चेहरे के पीछे लड़कियां मरती हैं। जिस पे ग्रैंडपा वेरन बोलते हैं कि तुम्हारे लुक्स के बारे में यहाँ पर किसी ने नहीं बोला, इसलिए अपनी मोटी गाड़ को चिपका कर वहीं पर बैठ जाओ, वरना मैं नंगा करके मारूंगा। वहीं पर आर्थर बनहेट को देखते हुए बोलता है, ड्वार्फ्स ने हमें यहाँ पर इतने टाइम धोखा दिया है, तो ये ऑब्वियस है कि वेरन अपने ड्वार्फ फ्रेंड के साथ मुझे इंट्रोड्यूस करा रहा है, जिससे ड्वार्फ के प्रति हमारे ट्रस्ट को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। लेकिन बनहेट अगर जो इतना ही ज्यादा वेरन के क्लोज था, तो आखिरकार राधेश को कोई क्यों ड्वार्फ का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। मैं इस चीज को एडमिट तो नहीं करना चाहता, लेकिन ड्वार्फ से ऐसे मिलना जिससे पहले कभी मैंने देखा ही नहीं, इसने मुझे एक एज पे लाकर खड़ा कर दिया है। आर्थर अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है, मैं सच में रेसिस्ट हो रहा हूँ। हाँ तू हो रहा है, तुझे नहीं पता लेकिन तू हो रहा है। तभी वहाँ पर एक और पर्सन को ग्रैंडपा वेरन इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं, इनसे मिलो, इनका नाम कामुस सलारिडोन है। जबान दम तोड़ दे रही है मेरी, इसको मैं सलार कह के बुलाऊंगा फॉर माय पर्सनल बेनिफिट। ग्रैंडपा वेरन वहाँ पर आर्थर को सलार के बारे में बताने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर सलार उनको बीच में रोक देता है। सलार बोलता है कि इसको मेरे नाम के अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर केवल इसे स्पार करने के लिए आया हूँ, अपना कैरेक्टर स्केच देने के लिए नहीं। सलार आर्थर को बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व करने लगता है। उसे देखते हुए आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है, इसने वेरन की बात को बीच में काट दिया। यहाँ पर केवल दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, या फिर ये वेरन के बहुत ही ज्यादा करीब है, और शायद दोनों भी हो सकते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा वेरन बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं होप करता हूँ कि तुम्हारे सभी के यहाँ पर ये हफ्ते अच्छी तरीके से गुजरे। ग्रैंडपा वेरन वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, एलेनस और एमिली यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगी, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि काउंसिल के अंदर मेरे पास बहुत ही सारा काम है जिसे मुझे पूरा करना है। ग्रैंडपा वेरन वहाँ से जाते हैं कि तभी वहाँ पर एमिली आ जाती है। एमिली के हाथों के अंदर एक सूटकेस होता है। एमिली बोलती है कि इससे पहले कि हम लोग ट्रेनिंग सेशन को चालू करें, हमारे पास कुछ है जो मुझे करना है। यहीं से सीन चेंज होकर कुछ देर बाद पर आता है। वहीं पर हमें एमिली के उसी सूटकेस को दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ आर्मर टाइप की चीज पड़ी हुई होती है। वहीं पर हमें आर्थर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एमिली ने उसी जैसी चीज को आर्थर को पहना दिया होता है। आर्थर बोलता है कि आखिरकार तुम लोग कब तक मेरे साथ ड्रेस अप डार्लिंग खेलोगे? पर आर्थर के पास से हटते हुए बोलते हैं कि चलो ठीक है, हो गया, वैसे तुम्हारे ऊपर ये आर्मर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर अभी यहाँ पर एक काम रह गया है जो मिस एलेनस करेंगी। वहीं पर हमें एलेनस को दिखाया जाता है, जो आर्थर के हाथ को पकड़कर आर्थर से बोलती है कि प्लीज हिलना मत। ये बोलते साथ ही एलेनस वहाँ पर अपनी कुछ पावर को एक्टिवेट करती है और आर्थर को स्कैन करना चालू करती है।
एलेनस बोलती है कि स्कैनिंग कंप्लीट हो गई। जो सुनते साथ ही एमिली पीछे खड़ी बॉक्सेस के ऊपर लात मारती है, जिससे एक मशीन बाहर आती है। एमिली बोलती है कि मेरे हिसाब से तुम लोगों ने पहले ही इस रूम के अंदर लगे हुए इक्विपमेंट को नोटिस कर लिया होगा। इस रूम को स्पेशली आर्थर की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। आर्थर माना मैनिपुलेशन के अंदर तो एक्सपर्ट है, लेकिन बात जब एलिमेंटल मैजिक की आती है तो आर्थर बहुत ही ज्यादा पीछे है। आर्थर अपने सारे के सारे एलिमेंट्स को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाता है। इसी वजह से आर्थर की कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। वो बाकी के लेंस से बहुत ही ज्यादा पीछे है। एमिली की ये सारी की सारी बातें आर्थर को तीर के जैसे चुभ रही होती है। इससे पहले एमिली वहाँ पर आर्थर की और भी ज्यादा बेइज्जती करती, आर्थर उसे रोक देता है। आर्थर बोलता है एमिली बस भी करो, मेरे हिसाब से उनको इतना बताना काफी होगा, वो समझ गए होंगे। एमिली की ये बात सुनकर कैथालिन बोलती है लेकिन आर्थर तुम तो असुराज के साथ ट्रेनिंग करने के लिए गए थे। जिसपे आर्थर बोलता है कि वो ट्रेनिंग तो केवल एक क्लोज कॉम्बैट ऑगमेंटेशन ट्रेनिंग थी। आर्थर बोलता है कि एमिली ने सही कहा, मैं केवल अपने लाइटनिंग और अपने आइस एलिमेंट के ऊपर कुछ ज्यादा ही निर्भर रहता हूँ, पर इस बात पे मुझे भरोसा है कि मैं आप लोगों के साथ ट्रेनिंग कर अपने बाकी के एलिमेंट्स को सुधार लूंगा। बनेट बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मेरा तो अर्थ एलिमेंट को छोड़कर किसी दूसरे एलिमेंट को यूज करने के बारे में सोचने से ही, लेकिन तुम अकेले 4 एलिमेंट और 2 डेविएंट्स को कैसे यूज कर सकते हो? मेरे हिसाब से एलिमेंट और डेविएंट दोनों ज्यादा अलग अलग नहीं है। डेविएंट शायद लाइटनिंग, आइस और ग्रेविटी जैसे मैजिक होते हैं शायद। बनेट की बात सुनकर हेस्टर बोलती है जनरल आर्थर की मेंटल कैपेसिटी तुम्हारे जैसी नहीं है, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो मैनेज कर लेंगे। हेस्टर की यह बात सुनकर बनेट गुस्से में आ जाता है। बनेट बोलता है तुमने मेरी मेंटल कैपेसिटी के बारे में क्या बोला ग्रैनी? इसी तरीके से वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एमिली बोलती है प्लीज आप लोग यहाँ पर बहस मत करो, अपनी एनर्जी अपने माना को इस माना क्रिस्टल के अंदर चैनल करो, ये मशीन एक्टिवेट हो पाए और हम अपना काम चालू कर सके। जो सुनते साथ ही पीछे से सलार अपने वाइंड एलिमेंट से एक अटैक करता है जो डायरेक्ट जाकर उस क्रिस्टल के ऊपर लगता है। वो क्रिस्टल उस अटैक के सारे माना को अब्सॉर्ब कर लेता है। एमिली ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एमिली बोलती है कि ये काम कर रहा है। तभी वहाँ पर हेस्टर आती है। हेस्टर अपने हाथ को उस माना क्रिस्टल के ऊपर रखती है और अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट करती है। दूर से आर्थर उसकी फायर्स को देखते हुए अपने मन के अंदर बोलता है यहाँ पर इतनी सारी फायर है लेकिन मुझे जरा से भी गर्मी महसूस नहीं हो रही। तुम्हें नहीं बच्चा, मुझे गर्मी लग रही है। तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए पंखा बंद कर ऐसी गर्मी में मुझे तुम्हें ऑडियो देना पड़ता है। खैर रंडी रोना बंद करते हैं और टॉपिक पर आते हैं। आर्थर बोलता है कि इसके एलिमेंट के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा कंट्रोल है। तभी वहाँ पर बनेट आ जाता है। वो हेस्टर को किनारे करते हुए बनेट उस क्रिस्टल के अंदर अपने हाथ को रखता है और उसके अंदर अपने माना को चैनल करने लगता है। वहीं पर एमिली अपने सर को ढकते हुए बोलती है एल्डर आपकी एक्साइटमेंट को देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये कोई कंपटीशन नहीं है। जिसपे बनेट बोलता है कि एक असली मर्द के लिए हर एक चीज कंपटीशन होता है। ओह साले 2 फुट के तुम मर्द की कैटेगरी में कब से आने लगे? चालू होने से पहले तुम खत्म हो जाते हो, बेड पे क्या घंटा मर्दानगी दिखाओगे? सॉरी, फ्लो में बह जाने के लिए माफी दे देना। ये बोलकर बनेट वहाँ पर अपने माना चैनल को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद बनेट भी वहाँ से हट जाता है। तभी वहाँ पर एमिली बोलती है प्रिंसेस कैथालिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर केवल थोड़े से मारा की और जरूरत है। जो सुनते साथ ही कैथालिन वहाँ पर अपने आइस एलिमेंट से एक पाइथन को बनाती है और उस क्रिस्टल की तरफ छोड़ देती है। वो क्रिस्टल कैथालिन के अटैक के सारे माना को अब्सॉर्ब कर लेता है और उस मशीन को चालू कर देता है। एमिली तुरंत ही वहाँ पर दौड़ के उस मशीन के पास जाती है और उसके एक बटन को दबाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। बनेट बोलता है अरे कुछ हुआ नहीं, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? जिस पे एलेनस बोलते हैं कि हम लोग आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी के लिए आप लोग अपनी ट्रेनिंग को चालू कर सकते हैं। इस पे आर्थर बोलता है कि आखिरकार हम अपनी ट्रेनिंग को कैसे स्टार्ट करें। आर्थर की ये बात सुनकर हेस्टर बोलती है एक ग्रेट ट्रेनिंग हमेशा अपनी ट्रेनिंग को पीट कर चालू होती है। जो बोलते साथ ही वो सभी के सभी लोग अपने एलिमेंटल मैजिक को एक्टिवेट करते हैं और आर्थर के ऊपर धल्ला मतलब हल्ला बोल देते हैं। जो देखते साथ ही आर्थर भी अपने हाथों के अंदर अपने सारे एलिमेंट्स को एक्टिवेट करता है और उन सभी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं से सीन चेंज होकर डंजन के अंदर डार्वस के ऊपर आता है, जहाँ पर डार्वस की एक्स को किसी ने अपनी बेलों के साथ उड़ा दी होती है। वो कुल्हाड़ी उड़ते हुए आकर स्टैनर और कैरिया के पास आकर गिरती है और हमें दिखाया जाता है स्टैनर और कैरिया बहुत ही ज्यादा जोरों से हंस रहे होते हैं। ऑफ कोर्स डार्वस के ऊपर इससे बड़ा धल्ला इनकी टीम में और है कौन। हमें दिखाया जाता है कि डार्वस की जो कुल्हाड़ी होती है उसको असल में टेसिया ने हवा में उड़ाया होता है। टेसिया बोलती है कि तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी के ऊपर अपनी ग्रिप को और भी ज्यादा मजबूत रखनी चाहिए, तुम फिर से हार गए। वहाँ पर डार्वस अपनी कुल्हाड़ी को वापस से उठाते हुए बोलता है कि एक ना एक दिन आएगा जिस दिन मैं तुमको पक्का हराऊंगा। जिस पे टेसिया बोलती है मैं भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। तभी वहाँ पर टेसिया के पीछे एक पर्सन टेसिया को बुलाता है। टेसिया जैसे ही उसके पास जाती है तो वो पर्सन बताता है कि उसके लिए एक ट्रांसमिशन स्क्रोल आया है। टेसिया उस स्क्रोल को खोलती है तो वो पाती है कि वो उसके ग्रैंडफादर का है। ग्रैंडफा उसके अंदर लिखते हैं कि होप करता हूँ कि तुम अच्छी होगी। कासल के अंदर कुछ अपडेट्स है जिन्हें सुनने के लिए तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगी। आर्थर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से रिकवर कर चुका है और 2 महीने तक यहाँ पर हमारे साथ ही रुकेगा। असल में उसने मुझे इसके अंदर फंसा लिया था। अभी के लिए वो कुछ बेवकूफों के साथ काम कर रहा है जिन्हें तुम जानती हो। वो कोई और नहीं हेस्टर, बनेट, सलार और कैथालिन है। कैथालिन का नाम सुनकर टेसिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और जेलस भी होती है, शायद पता नहीं क्योंकि इसके गाल लाल लग रहे हैं। यहीं से सीन चेंज होकर डायरेक्ट कैथालिन के ऊपर आता है। वो अपने किसी अटैक के लिए प्रिपेयर होती है। आर्थर भी अपने फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करते हुए हर अटैक के लिए प्रिपेयर होता है। आर्थर उस धुंध के अंदर बड़ी तेजी से मूव कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आर्थर के ऊपर हेस्टर अपनी फायरबॉल से अटैक कर देती है। जो देखते साथ ही आर्थर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को समन करने लगता है। जैसे ही आर्थर आगे मूव करने के लिए अपने पाँव को आगे बढ़ाता है, वैसे ही आर्थर की पैरों के नीचे की जमीन मूव कर जाती है, जिसकी वजह से आर्थर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। किसी और ने नहीं बल्कि बनेट ने अपने अर्थ एलिमेंट के साथ किया होता है। हेस्टर का वो अटैक आर्थर को लगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर आर्थर अपने आप को संभाल कर अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और हेस्टर के फायर बॉल के
ऊपर एक स्लैश लगाकर उसे वहीं पर गायब कर देता है। बनेट की इस हरकत पर आर्थर बोलता है कि तुम्हारी मसल्स को देखकर मुझे लगा था तुम यहाँ पर कुछ बढ़िया करोगे, लेकिन तुम तो ये चीप ट्रिकों को इस्तेमाल कर रहे हो। आर्थर वहाँ पर बनेट से बात ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर पीछे से सलार आर्थर के ऊपर अपने वाइंड एलिमेंट से एक स्लैश लगाता है। सलार बोलता है कि कंजरर्स की फाइट के अंदर पहला लेसन होता है कि तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल बनना होता है। आर्थर वहाँ पर सलार के उस वाइंड अटैक से बचने के लिए अपनी स्वॉर्ड को जमीन में धसा देता है और उसका सपोर्ट लेते हुए सलार के उस अटैक को झेलने लगता है। वहाँ पर सलार अपने हाथ को ट्विस्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सलार का जो वाइंड अटैक था वो अचानक से टॉर्नेडो में बदल जाता है। आर्थर उस टॉर्नेडो को झेलते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग होता जा रहा है। आर्थर वहाँ पर सलार के उस टॉर्नेडो से बचने के लिए तुरंत ही वहाँ पर पीछे हट जाता है, लेकिन आर्थर जैसे ही वहाँ से पीछे हटने लगता है आर्थर के ऊपर कुछ नुकीले आइस शॉट्स आकर लगने लगते हैं। लेकिन तभी आर्थर वहाँ पर अपने फायर एलिमेंट को यूज करता है, जिसकी वजह से वो आइस शॉट्स आर्थर की तरफ बढ़ रहे थे वो सारे के सारे वहीं पर पिघल जाते हैं। आर्थर का ध्यान उन आइस शॉट्स के ऊपर होता है कि तभी पीछे से आर्थर के ऊपर ब्लू फायर से आर्थर के ऊपर अटैक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हेस्टर होती है, जो शायद अपने फायर एलिमेंट के अपग्रेडेड वर्जन को यूज कर रही है। ब्लू फायर को देखकर आर्थर भी वहाँ पर शॉक हो जाता है। वहीं पर दूर खड़ी एमिली भी आर्थर की इस फाइट को देख रही होती है। एमिली बोलती है, मैंने आर्थर को कभी भी इतना स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा जिसपे, लेकिन तुम तो आर्थर की इस हालत को यहाँ पर खड़े होकर एंजॉय कर रही हो। जिसपे एमिली बोलती है कि अगर जो मैं तुमको सच बताऊं मिस एलेनस, मैं चाहती हूँ कि इसके साथ और भी ज्यादा बुरा हो, साइंस के लिए तुम्हें पता ही होगा। वहीं पर हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो उस ब्लू फायर को बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल अंदाज में डॉज कर लिया होता है। यही सीन चेंज होकर आर्थर के ऊपर आता है। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है, ये तो ऑब्वियस है कि इन लोगों के पास अच्छा खासा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन इनके जो अटैक्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड है। आर्थर जैसे ही आगे बढ़ने के लिए अपने पैर को आगे बढ़ाता है, सलार का वाइंड एलिमेंट आर्थर के पैरों के ऊपर आकर लगता है, जिसकी वजह से आर्थर वहीं पर फिसल कर गिरने ही लगता है। इससे पहले आर्थर वहां पर जमीन पे गिरता आर्थर के चारों तरफ एकदम से अर्थ एलिमेंट का एक टॉम बन जाता है, जो आर्थर को अपने अंदर कैद कर लेता है। वो एक पिरामिड जैसी चीज होती है जिसे बनेट ने बनाया होता है। बनेट वहां पर हंसते हुए बोलता है, ने इसे पकड़ लिया। सलार वहां पर स्टॉर्म के ऊपर नॉक करते हुए बोलता है, क्या सच में ये वही वंडर बॉय लेंस है जिसे ट्रेन करने के लिए वेरन ने यहाँ पर हम सबको इकट्ठा किया है। वहीं पर हमें उस टॉम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। आर्थर वहां पर अपने फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है लाइट करने के लिए। आर्थर वहां पर उस टॉम की दीवार पे अपनी स्वॉर्ड को घुसूड़कर टॉम की डेंसिटी को चेक करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, इसे बहुत ही ज्यादा मजबूत बिल्ड किया गया है। ये बोलते साथ ही आर्थर वहां पर अपनी स्वॉर्ड को वापस से अपनी रिंग के अंदर रखते हुए बोलता है कि अगर जो मैं किसी कंज्यूरर के साथ फाइट कर रहा हूँ तो मुझे भी एक कंज्यूरर के जैसे फाइट करना होगा। ये बोलते साथ ही आर्थर वहां पर अपने हाथ को जमीन पर रखता है और अपने हाथ से कुछ वेव्स को छोड़ता है जो बाहर जाकर सभी लोगों के ऊपर लग रही थी और उनकी पोजीशन को डिटेक्ट कर रही थी। इससे पहले आर्थर वहां पर इसका कुछ करता है, उस टॉम की दीवारें अचानक से मूव करने लगती हैं। वो दीवारें स्पाइक्स का रूप लेकर आर्थर के ऊपर लगने ही वाली होती हैं, लेकिन आर्थर उछलकर उन सारे के सारे स्पाइक्स को डॉज कर लेता है। आर्थर वहां पर उन स्पाइक्स के ऊपर खड़ा होकर अपने एक हाथ के अंदर फायर और एक हाथ के अंदर वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है। इसकी वजह से उस टॉम के अंदर से बहुत सारी स्मोक बाहर आने लगती है। हेस्टर ये देखते हुए कथालिन से बोलती है कि प्रिंसेस कथालिन, क्यों न तुम इस भाप के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर का एडवांटेज लो। ये बात सुनकर कथालिन वहां पर अपने सर को हिलाती है और आइस मैजिक को यूज करने के लिए तैयार हो जाती है। इससे पहले कथालिन वहां पर कुछ करती बनहट का वो टॉम वहीं पर ब्लास्ट कर जाता है। लास्ट के स्मोक के अंदर से आर्थर बाहर आता है, जिसे देखते साथ ही हेस्टर वहां पर आर्थर के ऊपर अपने ब्लू फायर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। आर्थर भी उसे स्माइल करते हुए देख ही रहा होता है कि तभी वहां पर आर्थर के पीछे अचानक से सलार अपीयर होता है। वो अपने हाथ के अंदर अपने वाइंड एलिमेंट को एक्टिवेट करते हुए आर्थर के ऊपर एक कराटे चॉप मारता है। इसकी वजह से आर्थर वहां पर हेस्टर के उस ब्लू फायर के अटैक से जाकर लगता है और वहां पर एक ब्लास्ट होता है। जिस जगह पर आर्थर के ऊपर अटैक किया गया था वो जगह हेस्टर की ब्लू फायर ने पूरी तरीके से घेर ली होती है। ये देखकर कथालिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो आर्थर का नाम लेकर बुलाती है, लेकिन तभी वहां पर उस ब्लू फायर के अंदर से अचानक से कुछ येलो कलर का चमकता है। आर्थर उस ब्लू फायर से सही सलामत बाहर आ जाता है। आर्थर ने वहां पर अपने वाटर एलिमेंट के साथ अपनी पूरी बॉडी को कोट कर लिया था। आर्थर को देखकर बनहेड वहां पर कथालिन के कंधे के ऊपर थपथपाते हुए बोलता है, हंसते हुए कहता है कि प्रिंसेस तुम फालतू में ही परेशान हो रही थी, देखो ये सही सलामत है। हेस्टर वहां पर आर्थर से बोलती है कि जनरल आर्थर ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमें बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हो। जिसपे बनहेड भी अग्री करता है। हेस्टर बोलती है, लेकिन अगर जो तुम इतना ही कर पाते हो तो मुझे लगता है कि हमें 2 महीने से ज्यादा वक्त लगेगा तुम्हें ट्रेन करने के लिए। सलार वहां पर वासी लेते हुए बोलता है कि मेरे लिए मोटिवेट रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, तुम अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो। जिसपे आर्थर बोलता है, सॉरी मुझे माफ कर देना, मेरी अक्सर करके आदत है कि मैं अपने अपोनेंट के लेवल को मैच करते हुए उनसे फाइट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मैं उनकी स्ट्रेंथ का अनुमान लगा सकूं, है ना। बहुत ही ज्यादा बुरी आदत है ना ये मेरी। बोलते साथ ही आर्थर वहां पर अपने ड्रैगन वेल को एक्टिवेट कर देता है। उसके एक्टिवेशन का गस्ट ही इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो लोग ये देख कर ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आर्थर वहां पर बोलता है कि इसे मैं अपनी मेन ट्रेनिंग के अंदर यूज नहीं करने वाला था, लेकिन आज के दिन की ये जो फाइट है वो हमें एक दूसरे से जान पहचान बनाने के लिए है, तो इसके लिए मैं ये हारने के लिए तैयार हूँ। कथालिन भी आर्थर के इस फॉर्म को देख रही होती है। कथालिन बोलती है कि आर्थर के इस फॉर्म को मैंने जेरस एकेडमी के अंदर देखा था, लेकिन ये पहली बार है जब मैं इसे इतनी ज्यादा क्लोज से देख रही हूँ। इसके साथ ही वो चारों के चारों लोग आर्थर के ऊपर अटैक कर देते हैं। कथालिन वहां पर अपने मन के अंदर बोलती है कि ये क्लियर है, हम लोगों के पास नंबर का एडवांटेज है, लेकिन अब पासा पलट चुका है, ऐसा लग रहा है कि इस बैटल का कोई मतलब ही नहीं है। कथालिन वहां पर अपने सर को हिलाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं कथालिन, तो हमेशा ऐसा नहीं सोच सकती। कथालिन का ये बोलना है ताकि तभी आर्थर वहां पर इतनी तेजी से मूव करता है कि अपनी जगह से वो गायब हो जाता है। वो बहुत तेजी से मूव करते हुए सलार के मुंह के ऊपर एक पंच मारकर आगे निकल जाता है। सलार वहां से उड़ते हुए जाकर दूर गिरने ही लगता है कि तभी वहां पर बनहेड आ जाता है। बनहेड वहां पर अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए मिट्टी से बना हुआ एक स्लोप को बनाता है, जिससे वो सलार को कैच
कैच कर लेता है और उसे सेफली बचा लेता है। खत्म एपिसोड।